पुरअसरार कहानियों में एडवेंचर, सस्पेंस और क्राइम स्टोरी तो शामिल होती है, लेकिन उनमें मजाक का अंसर शामिल करना एक मुश्किल तरीन काम है। ज़ैर नज़र स्टोरी में ये अनोखी खूबी पैदा की गई है और फ़राईन मिस्र की लातादाद पुरअसरार कहानियों में उसके हैरत अंगेज दास्तान की शमूलियत एक मुनफरिद अमल है, और जहां उसमें लम्हा लम्हा सनसी है वहां बेख्तियार कहके भी शामिल हैं। एडवेंचर, सस्पेंस और तंदो मज़ा से भरपूर नावल M.A. राहत के कलम से ताबूत। उसने दूर ही से मुझे देख लिया और जल्दी जल्दी अपने काम निपटाने लगा। मैं पहुंचा तो मेरे करीब आ गया और उसने गर्मजोशी से मुझसे मुसाफा करते हुए कहा, सर मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। चलो अच्छा हुआ हमारी दोस्ती हो गई, और फिर वतन से दूर रहकर तो अपनों से मिलकर ऐसे ही लगता है जैसे कोई बहुत ही करीबी अजीज़ हो। क्या तुमने भी ऐसे ही महसूस किया? सर अगर आप यकीन करें तो कल आपसे मुलाकात के बाद बड़ा बेचैन रहा। दिल चाह रहा था कि रात की तन्हाइयों में आपके पास पहुंचूं और आपसे बातें करूं। बड़ा सुकून मिलता है वतन की बातें करके, नौशाद ने कहा। हाँ नौशाद, इसमें कोई शक नहीं कि तुम आ क्यों न गए। सर हिम्मत ना पड़ी। वैसे क्या आपकी फैमिली भी वहीं वतन में है? नहीं, मेरी कोई फैमिली नहीं है, तन्हा हूँ, या फिर मिसेस पाल हैं जो मेरी देखभाल करती हैं। नौशाद आगे बढ़ गया और थोड़ी देर के बाद उसने मेरे सामने को खूबसूरत जग और एक गिलास लाकर रख दिया। सर ये मैंने आपके लिए बनाया है, आपको लुत्फ़ आ जाएगा, एक बहुत ही नफीस मशरूब। गुड, मगर एक गिलास। मैं समझा नहीं सर। भाई तुम इसकी जो कीमत मुझसे चाहो वसूल कर लेना, लेकिन कम अज़ कम मुझे कंपनी तो दो, और वैसे भी तुम्हारा पैब अभी सुनसान पड़ा हुआ है। नौशाद चंद लम्हा सोचता रहा और फिर बोला, सर मेरी आदत छूट गई है अपने आप को इस काबिल समझने की, लेकिन अगर आप हुक्म दे रहे हैं तो आज बहुत अरसे बाद यह तजर्बा भी किए लेता हूँ। वो एक और गिलास उठा लाया और फिर उसने नफासत से मेरे गिलास में मशरूब अंडेला और फिर अपना गिलास भरकर मेरे सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। शायद वक़्त का तयन न कर सकूँ नौशाद, बस यूँ समझ लो कि एक तवील अरसा हो गया वतन से दूर हुए। वैसे तुम वतन का वापस कब गए थे? मैं जब से आया हूँ अभी तक नहीं जा सका, उसने जवाब दिया। कितना अरसा हो गया तुम्हें यहाँ आए हुए? तकरीबन 6 साल। वतन में तुम्हारे बहुत से अजीज़ो कारब होंगे। जी सर हैं, उसने कहा और खामोश हो गया। उसके चेहरे पर शायद यादों के साए लरजने लगे और मैंने उसे यादों के बनूर से निकालने के लिए कहा, नौशाद तो मेरे पास आ जाओ। अगर तुम वादा करो तो मैं रात के खाने पर तुम्हारा इंतज़ार करूं। नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं ज़रूर हाज़िर हो जाऊंगा, लेकिन खाने वगैरह के तकल्लुफ़ में आप ना पड़े, मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हो चुका हूं। तुम आज रात खाना मेरे साथ खाओ नौशाद, मुझे बेहद खुशी होगी। अगर तुम इनकार करना चाहते हो तो इनकार कर दो, लेकिन दोबारा मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, मैंने कहा, और वह तज़्ज़ब का शिकार हो गया। फिर उसने शाने हिलाकर कहा, ठीक है सर, आप हुक्म दे रहे हैं तो मैं उसकी तकमील ज़रूर करूँगा। मैंने मशरूब का दूसरा गिलास उससे लिया और उसके बाद मैं उठ गया। रात को ठीक 9 बजे मिस्टर पाल ने नौशाद के आने की इत्तला दी। मैंने मिसेस पाल को इसके बारे में हदायत दे दी थी। बहरहाल मैं फ़ौरन ही ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया। वो एक सोफ़े पर बैठा हुआ था और मैंने मुस्कुराते हुए पुरतपाक अंदाज में कहा, हेलो मिस्टर नौशाद, और वह जल्दी से खड़ा हो गया। हेलो सर, मंसूर है मेरा नाम, क्या समझे? मैंने कहा और वह मुस्कुरा दिया। सॉरी मिस्टर मंसूर, क्या करूं, आदत पड़ गई है। बैठो, मैंने उसका इशारा किया और वह दोबारा सोफे पर बैठ गया। यकीन करो तुम्हारे आने से मुझे बेहद खुशी हुई है। नौशाद ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराता रहा और फिर बोला, ज़मीन के रिश्तों को हम फरामोश नहीं कर सकते, इंसानी फितरतें मुख्तलिफ होती हैं। आप शायद उस ख़ास फितरत के मालिक हैं मिस्टर मंसूर, जो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। मैं खामोशी से उसकी सूरत देखता रहा और फिर मैंने कहा, मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का ख्वाहिशमंद हूँ नौशाद। बात कुछ भी नहीं है, बस यूँ समझ लो कि तुमसे गहरी दोस्ती का ख्वाहिशमंद हूँ। तुम्हारी शख्सियत मुझ पर असर अंदाज हुई है। मुझे तज्जुब है जनाब, मेरा ख्याल था कि मेरी शख्सियत में ऐसी कोई बात नहीं जो दूसरों को मुतासर कर सके, लेकिन आपने ये अल्फाज कहकर मेरी तौकीर बढ़ा दी। इस इब्तदाई तोहफे का शुक्रिया। मैंने कलाई पर बंधी हुई घड़ी में इस वक्त देखते हुए बोला, पहले खाना खाएंगे, उसके बाद इत्मीनान से ऊपरी मंजिल पर बैठकर बातें करेंगे। तो मेरे पास ठहरने का फ़ैसला करके आए हो ना? वो मुस्कुरा दिया और फिर आहिस्ता से बोला, देखिए जनाब, मैं बहुत बेतकल्लफ़ आदमी हूँ, बल्कि अगर यूँ समझ ले तो ज़्यादा सच्चाई होगी कि हर बेतकल्लफ़ आदमी अपनी से बड़ी शख्सियत के सामने ज़्यादा से ज़्यादा बेतकल्लफ़ होने की कोशिश करता है, क्योंकि उससे उसके बहुत से मफादात वाबस्ता होते हैं। बहुत कम लोग अपने से नीचे लोगों से बेतकल्लफ़ होने की कोशिश करते हैं।
क्योंकि ये बेतकल्फ़ी उन्हें बाद औकात महंगी पड़ जाती है। चुनाचा आपने जो हुक्म दिया है उसकी तामील 100% हक में है और मुझे कुछ बेहतर ज़िंदगी हासिल हो सकती है। चुनाचा मैं तो इनकार नहीं करूँगा, लेकिन आप ज़रूर सोच लीजिए कि आपको इस सिलसिले में क्या तकलीफ़ हो सकती है। अगर मुझे कोई तकलीफ़ हुई तो मैं तुम्हें ज़रूर बता दूंगा। फ़िलहाल यूँ समझो कि मैं खुद भी तुम्हारी कुर्बत का ख्वाहिशमंद हूँ। ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन बेहतर ये होगा कि मुझसे इस अनायत के एवज़ कुछ वसूल करते रहिए। मैं खुद को इस काबिल तो नहीं पाता, लेकिन आप जो खिदमत मेरे स्पुर्द करेंगे उसे अंजाम देकर मुझे मसरत होगी। आओ खाना खाते हैं, मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा और उठकर उसका हाथ पकड़ लिया। मिसेस पॉल ने बड़ी नफासत से खाना हमारे सामने लगा दिया और वह मुस्कुराती निगाह से एक एक चीज़ को देखता रहा। फिर बोला, मेरी आंखों से आंसू निकल आना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। बहुत अरसे बाद मैंने किसी घर की छत देखी है। कितना अजीब होता है घर भी मंसूर साहब। इंसान के लिए तमाम दिन की मशक्क़तों के बाद घर की छत एक ऐसा सहारा है जिसका कोई बदल नहीं होता। हाँ नौशाद, बशर्ते कि उस घर में तन्हाई ना हो, मैंने आहिस्ता से कहा। खाने के दौरान हम लोग बिल्कुल खामोश रहे। बस नौशाद ने चंद खानों की ख़ास तौर से तारीफ़ की थी। खाने के बाद मैंने कहा कि काफ़ी हम ऊपर पहुंचकर पिएंगे, चुनाचा यहाँ से उठा जाए। इमारत की बलाई मंजिल पर मौसम का सारा हुस्न जमा हो गया था। बेहद खुशगवार ठंडी ठंडी हवा दरिया के पानी को छूती हुई बह रही थी और फिजा में न जाने कैसी कैसी खुशबुएं रची हुई थीं। नौशाद गहरी गहरी सांसें लेने लगा और फिर बोला, मंसूर साहब, आपने वाकई मुझे ख्वाबों की जन्नत में पहुंचा दिया। कितना अच्छा लग रहा है ये सब कुछ। हालांकि बहुत अरसे से ज़िंदगी इस इलाके के दरमियान में गुजार रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इस इलाके में पहली बार कदम रखा हो। शायद एक अच्छे, मेहरबान और मोहब्बत करने वाले दोस्त की कुर्बत इस तस्वर की अमीन है। मैं खामोश रहा और काफ़ी देर तक हम दोनों उसी तरह खामोशी से माहौल की लताफतें हासिल करते रहे। मिसेस पॉल ने बड़ी नफासत से काफ़ी हमारे सामने सजा दी। वो जल्दी से उठाकर काफ़ी बनाने लगा। फिर उसने काफ़ी की एक प्याली मेरे सामने रख दी और दूसरी खुद लेकर बैठ गया। आपने कहा था मंसूर साहब कि मैं आपको अपने बारे में बताऊं, तो क्यों ना एक कहानी हो जाए। हाँ ज़रूर, मुझे खुशी होगी। कहानी का आज़ाद बहुत खूबसूरती से होना चाहिए ताकि कहानी पर गिरफ्त कायम रहे। अगर ये कहानी मैंने अपने बुरे दौर से शुरू कर दी तो मज़ा ख़राब हो जाएगा। आप यूँ समझिए कि एक घर है जिसमें माँ है, बाप है, एक छोटी बहन है। छोटी बहन का नाम शादमान है। गालिबन माँ और बाप ने बच्चों के नाम इसी तस्वर के तहत रखे होंगे कि नौशाद भी हमेशा शाद रहे और शादमान ज़िंदगी की तमाम मसरतों से हमकिनार हो जाए। लेकिन सिर्फ नाम रख देने से तकदीरें नहीं बदल जाती मंसूर साहब। तकदीर आसमान में लिखी जाती है और वही हयात पर चिपसा होती है। ये सिर्फ हमारी खुश फहमियाँ हैं कि हम एक अच्छा सा नाम अपने लिए तजवीज़ करके सोचते हैं कि इस नाम के असरात हमारी ज़िंदगी में तब्दील कर देंगे। ऐसा नहीं होता। कम अज़ कम मुझे इसका तजर्बा है। मैं भी तुम्हारे इस तजर्बे से 100% मुतफ़िक हूँ। नौशाद, मेरा नाम मंसूर है, लेकिन सारी ज़िंदगी हारता रहा हूँ। जीत कभी मेरी ज़िंदगी में दाखिल नहीं हुई। चुनाचा कोई फ़ायदा नहीं इन बेकार बातों का। तो बात हो रही थी इस छोटे से घर की जिसमें नौशाद रहता था। उसकी वालिद एक दफ्तर में क्लर्क थे। LDC से UD और बस नेकियों के रसिया थे। अपने तौर पर उन्होंने घर की एक डिगर बना रखी थी और जिस पर यह घर चल रहा था। शादमान भी तालीम हासिल कर रही थी। नौशाद भी पढ़ रहा था और अपने दिल में मुस्तकबिल के बहुत से मंसूबे रखता था। ये सोचता था कि बाप को सुकून की ज़िंदगी मुहैया करे। लेकिन यहाँ भी तकदीर का शिकवा शुरू हो जाता है। मगर छोड़िए इन बेकार बातों को, आइए यूनिवर्सिटी की हसीन फ़िज़ाओं में चलते हैं। बिलाशुबा ज़िंदगी का ये दौर मंसूर साहब सुनहरा दौर तस्वर किया जा सकता है। हालात कैसे ही हों, रगों में दौड़ते हुए जवान खून में एक उमंग होती है, चाहे उसे कितना ही दबाने की कोशिश की जाए। नौशाद साहब भी यूनिवर्सिटी की दुनिया में अपने आप को भूल जाते थे और ये सोचकर उनके ज़हन से निकल जाती थी कि वह क्लर्क के बेटे हैं और मुस्तकबिल में उन्हें ना जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़नी हैं। ये सब कुछ भूलकर नौशाद साहब अपने सींग कटा चुके थे और बिछड़ों में शामिल थे। यूनिवर्सिटी की फ़िज़ाओं में कैकों की बारिश होती थी और नौशाद के कैके उनमें किसी भी तरह कमज़ोर नहीं पड़ते थे। बहुत से नौजवान अपने दिलों में बहुत सी उमंगें दबाए हुए एक दूसरे को अपना राजदार बनाने के ख्वाहां नज़र आते थे और नौशाद की निगाहें भी उसी तरह
किसी ऐसे हसीन तस्वर को तलाश करती थी जो उसके दिल में आ बसे, और यह हसीन तस्वर बिल आखिर उसके दिल में आ बसा, और उस हसीन तस्वर का नाम फरजाना था। बिलाशुबह एक ऐसी शख्सियत जो खुद ब खुद दिल में आ बसे, दुबली पतली सी, कामनी सी, नज़ाकतें जिस पर नसार होती थी, और जिसके खदो खाल बिलाशुबह किसी शायर के एक भरपूर गज़ल थे। उन गज़ाली आँखों का जादू नौशाद पर अचानक ही चला, और अगर किसी आँख में मोहब्बत का अंदाज ना हो तो शायद दिल में वो जज्बे कभी नहीं पैदा होते जो सच्चे होते हैं। एक मामूली सी मुलाकात थी जो एक याद बन गई, और तसव्वुरात ने उस यूनिवर्सिटी से छोटे से घर तक का सफ़र किया। फिर वो जहन में रच बस गई, और नौशाद साहब आलम तस्वर में उसे अपनी ज़िंदगी के साथ साथ देखने लगे। उन्होंने ख्वाबों ही ख्वाबों में उसके साथ उन हसीन मरगज़ारों का सफ़र किया जहाँ फूल खिलते होते हैं, हवाएं चलती हैं, उन बर्फ़दारों में कलीलें की जहाँ बर्फ़ कमर तक आ जाती है, और इंसान अजीब सी बदमस्तियों में डूब जाता है। फरजाना भी शायद इसी अंदाज में मुतासर हुई थी। यूनिवर्सिटियों से बहुत सी कहानियों ने जन्म लिया है, और मैं समझता हूँ कि इन कहानियों में कोई गलत नहीं होती, सब की सब दुरुस्त होती हैं, बस ज़रा अंदाज मुख्तलिफ हो जाते हैं। और ये कहानीकारों का खेल है कि उनकी अपनी सोच होती है। मेरी अपनी कहानी में फरजाना का तस्वर एक पाकीज़गी लिए हुए है, और मैंने कभी उसके बारे में बुरे अंदाज में नहीं सोचा। हाँ, उसकी कुर्बत मुझे जहनी सुकून बख्शती थी। मैं नहीं समझता था कि मैं किस तरह उससे इजहार इश्क करूं, बस एक तस्वर दिल में पैदा होता रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके करीब रहूं, और शायद इसी कोशिश में फरजाना की कोशिशों को भी दखल था। हमारी दूसरी मुलाकात लाइब्रेरी में, तीसरी कैंटीन में, और चौथी यूनिवर्सिटी के लान, पाँचवीं फिर लाइब्रेरी में, और उसके बाद मुलाकातों का वक़्त मुतय्यन होने लगा। हम इन जानी बूझी इत्तफाक़ी मुलाकातों के मोहताज नहीं रहना चाहते थे, चुनाचा इसके बाद हम तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मिलने लगे। फरजाना खुद भी इसी सिलसिले में मुझसे पीछे न थी, और ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ा जब हम दोनों ने अपनी ज़ुबान से एक दूसरे की कुर्बत की तलब का इजहार कर दिया। फरजाना ने कहा कि वो उसी दिन से मेरे कुर्बत की तलब है जिस दिन पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी। वो मुझे ख्वाबों में सोचती रही है, और मैंने भी दिल से उसके सामने इस बात का इकरार किया कि मैं भी उसी दिन से उसके लिए बेचैन था। हमारे दरमियान तमाम कच्चे धागे टूट गए, और हम दोनों आज़ादाना एक दूसरे से मिलने लगे। जब हमारी कुर्बतें बहुत ज़्यादा हो गईं और हमने अपने दिल में महसूस किया कि हम एक दूसरे से इंतहाई तौर पर मुतासर हो गए हैं, तो वसवसों की तकलीफ शुरू हो गई, और बहुत अरसे के बाद मैंने फरजाना से उसके ख़ानदानी हालात पूछे। नादर साहब की बेटी थी, और वह दौलतमंद आदमी थे, और उनकी आंखों में फरजाना के लिए एक चमकते दमकते मुस्तकबल के ख्वाब सजे हुए थे। कैसी अजीब बात है, हर शख्स ख्वाब देखता है, हर दौर में ख्वाब देखता है, कभी अपने लिए कभी दूसरों के लिए। सो नादर साहब के बारे में भी मुझे ये इल्म हुआ कि वह अपनी अकलौती बेटी के लिए बहुत से ख्वाब आंखों में सजाए हुए हैं, और उन्हीं ख्वाबों की तकमील चाहते हैं। यहाँ से वसवसों में खौफ शामिल हो गया, क्योंकि मैंने फरजाना को बता दिया था कि मैं एक ऐसे क्लर्क का बेटा हूँ जो रिटायरमेंट के करीब है, और उसके बाद नहीं कह सकता कि मुझे भी क्लर्की करना पड़े या ज़िंदगी में कोई मकाम मिल जाए। फरजाना मासूम थी, उन तमाम लड़कियों की तरह जो जज्बाती गुफ्तगू करने में माहिर होती हैं, लेकिन उस किस्म की गुफ्तगू कोई सुनहरा मुस्तकबल नहीं देती, बल्कि सतही होती है और कोई गहराई नहीं होती। ये मेरा तजर्बा है मंसूर साहब, लेकिन इस उम्र में हर शख्स इसी तरह बोलता है। फरजाना ने मुझसे कहा कि दौलत कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ इंसान की ज़ात और शख्सियत है, और मेरी ज़ात और मेरी शख्सियत से वो दिलचस्पी रखती है। वो नादर साहब को मजबूर कर देगी कि वो उसकी शादी मुझसे कर दें। फरजाना ने इस सिलसिले में मनसूबा बंदी शुरू कर दी, लेकिन मैं खौफजदा था। ठीक है फरजाना अगर अपने वालिद को तैयार कर ले और किसी तरह ने मजबूर भी कर दे तो मैं फरजाना की क्या पजीराई कर सकूँगा। मेरा तो कोई असासा भी नहीं था कि मैं उसके बल पर फरजाना को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता। एक ऐसा शख्स जिसका कोई मुस्तकबल ना हो, किसी को अपनी ज़ात से वाबस्ता करते हुए सोचने पर मजबूर तो हो जाता है। बहरतौर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पढ़ाई से भी दिल उचाट हो गया और सोच रहा था कि फ़ाइनल के बाद यूनिवर्सिटी छोड़कर कोई मुलाजमत कर लूँ। फरजाना से इस सिलसिले में मशवरा किया तो उसने कहा, ठीक है, ज़ाहिर है कि हमें एक मुस्तकबल का आगाज़ करना है। तुम कुछ और पढ़ लोगे तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मुलाजमतें तुम्हारे लिए तैयार होंगी। सब कुछ तो करना ही है, चुनाचा उसकी इब्तिदा क्यों ना कर दी जाए। लिहाजा BA के बाद मैंने मुलाजमत की तलाश शुरू कर दी
जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन मुझे इस मुश्किल काम में कुछ आसानी हासिल हो गई। मुझे एक प्राइवेट फर्म में मुलाजमत मिल गई थी। तनख्वाह 1800 रुपये माहवार थी। कुछ दूसरी सहूलतें भी हासिल थी। बहरतौर कम अज़ कम एक ठिकाना मिला था कदम जमाने के लिए, और अब यहाँ से आने वाले वक़्त का इंतज़ार कर रहे थे। फरदाना ने यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं छोड़ी थी कि इस तरह से यूनिवर्सिटी के नाम पर मुझसे मिलने का मौका मिल जाता था। मामूलात यूं ही जारी थे और उसके बाद बिल आखिर हमने फैसला किया कि अब इस मसले का कोई हल दराफ्त कर लिया जाए। मैंने फरदाना से बात की तो वह कहने लगी कि इसका आगाज़ किस तरह किया जाए। फरदाना, अगर मैं खुद तुम्हारे डैडी से मुलाकात करूं और इस बात का इजहार करूं तो बात बहुत ख़राब हो जाएगी। अगर तुम खुद उसकी इब्तिदा करो तो कैसा रहेगा? फरदाना मुकम्मल तौर पर मेरी मदद की ख्वाहिशमंद थी। चुनांचे हम दोनों ने मिलकर फ़ैसला किया कि फरदाना अपने दिल में मौजूद तमाम ख्यालात तहरीरी शक्ल में नादर साहब को पेश कर देगी और उनसे बिल्कुल साफ साफ कह देगी कि वो क्या चाहती है। वो ख़त मैंने और फरदाना ने मिलकर ही तैयार किया। फरदाना थोड़ी सी खौफज़दा ज़रूर थी, लेकिन उसके साथ ही पुरअज़म भी थी। उसने कहा कि नौशाद, हम ज़िंदगी को एक रास्ते पर लाने के लिए हिम्मत किए बगैर नहीं रह सकते। हो सकता है कि तुम्हें भी मुश्किलात से गुज़रना पड़े, लेकिन बहरतौर इन मुश्किलात से गुज़रने के बाद ही हमें ज़िंदगी का मकसद हासिल हो सकता है। मैंने फरदाना से कहा कि फरदाना, जो कफ़ियत मेरी है उसके बारे में मैं भी सोच लूँ और कहीं बाद में किसी अफसोस का शिकार ना हो जाओ। इस बात पर उसने बहुत बुरा सा मुँह बनाकर कहा था कि ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ वो देख चुकी है और अब मेरे साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहती है। मेरा छोटा सा घर उसके लिए बहुत कुछ होगा, मुझे उसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। बहरतौर मैंने उसे तमाम इन आउटडोर बता दिए और उसके बाद मंसूर साहब, मेरा तसव्वुर कुछ ना रह गया था। फरदाना ने वो ख़त नादिर साहब को दे दिया और उसके बाद की तफसीली रिपोर्ट मुझे भी दी। नादिर साहब ने ख़त पढ़ा और बुरी तरह संजीदा हो गए। उसके बाद उन्होंने फरदाना के कमरे में उससे मुलाकात की। तुम्हारा ख़त मुझे मिला है फरदाना, क्या ज़रूरी था कि तुम इन तमाम हमाकतों में पढ़ती? क्या वालिदैन को बेटियों के सिलसिले में वाकई गैर मोहतात नहीं होना चाहिए? बड़ी हमाकत करते हैं वो लोग जो अपनी औलादों पर आंख बंद करके एतमाद कर लेते हैं और ये सोच लेते हैं कि उन्होंने उनके साथ कुछ बुरा नहीं किया तो वो भी उनकी इज्जत का उतना ही ख्याल रखेंगे, और तुमने इस बात को गलत साबित कर दिखाया है। डैडी, अगर मुझे आपसे बराह रास्त गुफ्तगू करना होती तो मैं ख़त लिखने की हमाकत कभी ना करती। मेरा ख्याल है कि अपने ख़त में मैंने वह तमाम बातें लिख दी हैं जो आपके ज़हन में आ सकती हैं। हाँ, तुमने लिखा है कि यह फ़ैसला तुमने चंद रोज़, चंद हफ्तों या चंद महीनों में नहीं किया, बल्कि एक तवील अरसा सोच समझ कर किया है, और ये तुम्हारा आखिरी फ़ैसला है। लेकिन फरदाना, ये मेरी पसंद के ख़िलाफ़ है। डैडी, मैं आपसे मोहब्बत की तालब हूँ और जानती हूँ कि आप मेरे साथ हमदर्दी करेंगे। असल हमदर्दी तो यही है फरदाना कि तुम इस हमाकत से तुम्हें रोक दूँ। ज़िंदगी सिर्फ़ एक जज्बाती तूफ़ान का नाम नहीं है। ये तूफ़ान गुजर जाता है तो उसके छोड़े हुए असरात बहुत भयानक होते हैं। चारों तरफ गहरे गहरे गड्ढे होते हैं, मुस्तकबल के गड्ढे, और ये गड्ढे सारी ज़िंदगी मुंह खोले तुम्हारा इंतज़ार करते रहते हैं। एक बार फिर गौर कर लो। डैडी, मेरी सोच की पहुंच जहां तक थी वहां तक मैंने बेशक सोचा है और उसके बाद अपनी सारी सोचें आपके सुपुर्द कर दी हैं। आपको फैसला मेरे हक़ में करना है। मैं तुम्हारा बाप हूँ फरदाना, तुम्हारा महकूम नहीं। मोहब्बत बेशक एक हद तक मजबूरियाँ पैदा कर देती है, लेकिन जहाँ इंसान को खसारे का एहसास हो वहाँ हर शय ख़त्म हो जाती है। मुझे भी ये एहसास हो रहा है कि तुम्हें यह मकाम देकर मैंने गलती की। मुझे वो नहीं दे रही जो मैं चाहता हूँ, और उसके बाद मेरे दिल में तुम्हारी गुंजाइश कैसे रह सकती है? मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ फरदाना, सोच लो। इस अंदाज में भी सोच लो। यूँ समझ लो कि मैं 1% इस बात के हक़ में नहीं हूँ कि तुम उस क्लर्क से शादी करो। मैं उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करता और ना ही मेरे इस फैसले में कुछ लचक पैदा हो सकती है। उसके बावजूद अगर तुम्हारा यही फ़ैसला बरकरार रखोगी तो फिर मैं तुमसे समझौता कर लूँगा, लेकिन चंद शराइत पर। वो क्या होंगी डैडी? फरदाना ने अपने बाप से पूछा। शराइत ये होंगी कि मैं अपनी इज्जत और अपना वक़ार एक हद तक बर्बाद कर सकता हूँ। इस हद को मैं ख़त्म नहीं कर सकता। ज़ाहिर है कि मैं दुनिया से ये नहीं कहना चाहता कि मेरी बेटी ने अपनी पसंद से शादी कर ली और घर से बाहर चली गई, बल्कि मैं बाकायदा तुम्हारी शादी करूँगा। मेरे इस फंक्शन में शहर के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन शामिल होंगे। मैं बाकायदा बारात बुलाऊँगा, मुअज़्ज़िज़ीन की तवाज़ा करूँगा और उसके बाद
तो मैं रुखसत कर दूंगा, लेकिन रुखसत होने के बाद तुम ज़िंदगी भर मुझसे नहीं मिलोगी और ना ही तुम्हें अपनी दौलत में से एक पाई दूंगा। दुनिया के सामने मैं तुम्हें बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत करूंगा, लेकिन वो दिन मेरी इस कोठी में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। नादर साहब भी बिलाशुबा अपने नाम की तरह नादर शाह दुरानी थे। फरदाना पर चौंका मोहब्बत का जुनून सवार था। चुनाचा उसने अपने बाप से कहा, अगर ये आपका आखिरी फासला है डैडी, तो ज़हरा के इस सिलसिले में मैं क्या कह सकती हूँ। मैं अपना आखिरी फैसले में कोई लचक पैदा नहीं कर सकती। मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। तो फिर ठीक है, बाकी तमाम बातों की ज़रूरत नहीं। मैं खुद ही उस शख्स से ये मामला तय कर लूँ कि वह कब बारात लेकर आएगा और मैं उस दिन के लिए दावतनामे छपवाए देता हूँ। नादर साहब ने ना मेरा घर देखा, ना मुझसे मुलाकात की। वो मेरी सूरत से भी आशना नहीं थे। वो नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ और वाकई वो अजीबो गरीब इंसान थे। बहरतौर मुझे फरदाना ने ये तमाम बातें बताईं और मैं सकते में रह गया। फरदाना ने अपने तौर पर वाकई अपनी मोहब्बत का हक अदा कर दिया। ये सब कुछ आसान नहीं था। उसकी जगह मैं अपने आप को रख कर सोचता तो मुझे एहसास होता कि उससे बड़ी कुर्बानी और कोई नहीं दी जा सकती थी। फरदाना ने आखिरी लहजे में कहा, और अब तुम सोचने समझने में वक्त ज़ाया नहीं करोगे। इससे पहले कि सूरत हाल में कोई तब्दीली पैदा हो जाए तुम्हें यह सब कुछ कर लेना है नौशाद। अगर तुमने इस सिलसिले में ज़रा भी कमज़ोरी दिखाई तो यूँ समझ लो कि फिर हमारे हाथ में कुछ भी ना रहेगा। मैंने आखिरी बार फरदाना से कहा कि वो खुद भी इन तमाम बातों के बारे में सोच ले। वो मुझे शिकायती नज़रों से देखती हुई बोली, अब भी सोचने समझने की ज़रूरत बाकी रह जाती है नौशाद। मैं तो अपनी कश्तियाँ जला चुकी हूँ। अब अगर तुम पहलू बचाना चाहते हो तो दूसरी बात है, तुम मर्द हो। मैं औरत होकर अपने अक़दाम में इस हद तक जा सकती हूँ, तो तुम्हारे लिए क्या मुश्किलात हैं। नहीं फरदाना, इसके बाद तो तुम्हारा तोहफ़्फ़त मुझ पर फ़र्द हो गया है। मैं तुम्हें तनहा तो नहीं छोड़ सकता, कुछ वक्त दरकार है मुझे। ठीक है, मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, बल्कि ये सिर्फ हुक्म दिया गया है कि मैं इन तमाम बातों से डैडी को आगाह कर दूँ। और अब तुम ये बात भी ज़हन नशीन कर लो कि डैडी के घर में मेरी हैसियत एक ऐसे शख्स की सी होगी जो सिर्फ उनके लिए एक अजाब है, और इन हालात में किसी घर में कैसे गुजारा किया जा सकता है इसका अंदाज़ा तुम बखूबी लगा सकते हो। मैं जानता हूँ फरदाना, मैंने जवाब दिया। फरदाना चली गई, लेकिन मेरे लिए सोचों के पहाड़ छोड़ गई। फरदाना से मैं मुकम्मल तौर पर मुखलस था, बल्कि वो मेरी ज़िंदगी का महवर थी और मैं उसे इस एहसास से और ज़्यादा मुतासर हो गया था। वाकई लड़की होकर उसने जो कुछ किया था वो मर्दों के बस की भी बात नहीं थी। मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और फिर बराह रास्त मैंने अपने बाप से इस सिलसिले में गुफ्तगू की। माँ और बहन को भी इस गुफ्तगू में शरीक रखा। इंतहाई हिम्मत के साथ मैंने उन्हें तमाम तफसीलात बता दी और ये भी कहा कि फरदाना इस सिलसिले में क्या कदम उठा बैठी है। सब पर सख्ता तारी हो गया, लेकिन मेरे वालिद ने इंतहाई फ़राख दिली का सबूत दिया। वालिद साहब कहने लगे, अगर तुम चाहो तो मैं नादर साहब से मुलाकात करूं और कहूं कि वो इस इंतहा पसंदी को छोड़ दें। नहीं अबू, अगर आपने उनसे मुलाकात की और ये जुमले कहे तो उससे वो यही नतीजा अखज़ करेंगे कि हम वो मफादात भी हासिल करना चाहते हैं जो नादर साहब के राज़ी हो जाने से हमें मिल सकते हैं। बात ही मुख्तलिफ हो जाती है, वरना मैं आपके शरीफाना इक़दाम से बाज ना रखता। तो फिर अब तुम क्या चाहते हो? मेरा मतलब है कि क्या ख्याल है तुम्हारे जहन में? अबू, हमें अपने तमाम वसाइल झोंक देने होंगे। जो कुछ भी हम कर सकते हैं हमें करना होगा। बहुत ज़्यादा हंगामे की ज़रूरत नहीं, सिर्फ चंद अफराद को साथ लेकर हम वहाँ जाएंगे और इस फरीज़े को अंजाम देंगे। जिस तरह के नादर साहब ने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए यह मनसूबा बनाया है, उसके तहत क्या वो ये ना चाहेंगे कि हम बाकायदा उनके यहाँ जाएँ? हम बाकायदा ही जाएंगे। तो फिर उसके लिए हमें मेहमानों की तादाद भी बढ़ानी होगी। अब मैं अपने तमाम दोस्तों को जमा कर लूँगा। आप जितने अफराद को मुनासिब समझें उन्हें साथ ले लें, और मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में हमें देर नहीं करनी चाहिए। बाकी लवाज़मात ना नादर साहब कर रहे हैं और ना हमें उसकी ज़रूरत है। इस बच्ची से मिला दो तो मुझे। आप अगर उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं उसे यहीं बुला लूँगा। मैंने फरदाना को अपने घर वालों से मिलाया और घर में सब उसे देखकर खुश हो गए। तकरीब उनकी कोठी पर थी। बहरतौर घर वाले मेरे हमनवा हो गए। तकरीबन 60 अफराद हमने जमा किए। वालिद साहब ने न जाने कहाँ से क्या कुछ लिया और उसके बाद एक दिन मुतय्यन हो गया। हम बारात लेकर पहुँचे और वहाँ हमारे इस्तकबाल बड़े मुखलसाना तौर पर किया गया। नादर साहब के चेहरे से ज़रा भी इज़हार नहीं होता था कि वह इस सिलसिले में बुज़दिल हैं। शहर के आला पाए के लोग उस तकरीब में शरीक थे और कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। मेरे बारे में उन्होंने अपने दोस्तों से क्या कहा, ये बात मुझे आज तक नहीं मालूम हो सकी। ना ही फरदाना इस सिलसिले में जानती थी।
बहरहाल हमारा निकाह हुआ और नादर साहब ने हमें नहायत मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ रुखसत किया। फरजाना मेरे छोटे से घर में आ गई और हम लोगों ने एक अजीबोगरीब सुहागरात मनाई, जिसमें खोने का गम, पानी की खुशी और मुस्तकबिल के बहुत से अंदेशे, बहुत से ख्वाब सजे हुए थे। फरजाना ने मेरी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि अगर उसकी तकदीर ने साथ दिया तो वह जो कुछ छोड़ कर आई है वो दोबारा हासिल कर लेगी, और वक्त गुजरने के बाद हो सकता है कि नादर साहब के रवैये में भी कोई लचक आ जाए। मैंने फरजाना की इस मोहब्बत और सच्चाई को खलूस दिल से कबूल कर लिया। चंद रोज़ तो जिस तरह गुजरने चाहिए थे उसी तरह गुजरे, और उसके बाद मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में मसरूफ़ हो गया। वालिद साहब को इस तमाम मसले में कोई तरद्दुद नहीं था, बल्कि वो खुश थे कि इस तरह घर में एक फ़र्द का इजाफा हुआ। कम अज़ कम हमारा घराना खुश था बस। और कभी कभी फरजाना के चेहरे पर अज़ुर्दगी फैल जाती, और ये अज़ुर्दगी उस वक़्त आंसुओं, सिसकियों और हिचकियों में तब्दील हो गई जब हमें ये पता चला कि नादर साहब अपना तमाम कारोबार बंद करके इस शहर से कहीं दूर जा रहे हैं। फरजाना इस वाक़े से बहुत गमज़दा हो गई, उसकी तमाम उम्मीदें टूट गई थी। फिर रफ्ता रफ्ता उसने हालात से समझौता करना शुरू कर दिया। इसी दौरान मेरे साथ एक और ट्रेजेडी हो गई। वालिद साहब को नमूनिया हुआ, सख्त हालत ख़राब हो गई और चंद ही रोज़ के अंदर वो रहलत कर गए। वालिद साहब की मौत ने मेरे असाब पर भी बहुत बुरा असर डाला। एक तो सहारा था ही मेरा इस दुनिया में, सच्चा और भरपूर, जो एक दोस्त, एक बुज़ुर्ग के सिये से मुझे हर ऊंच नीच से आगाह किया करता था। लेकिन हर गम बर्दाश्त करने के लिए होता है, और हम सब मिलकर उस गम को बर्दाश्त करने लगे। बहुत से मसाइल खड़े हो गए, घर की तमाम जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। शादमा का सिलसिला भी था, इसके लिए भी हमें कोई बेहतर और नई ज़िंदगी तलाश करनी थी। वालदा साहबा वालिद साहब की मौत से निडाल हो गई, और अचानक इस हादसे से उनकी कैफियत भी अच्छी नज़र नहीं आती थी, मगर जी रही थी। फरजाना का रवैया बहुत बेहतर रहा, लेकिन अब घर के छोटे छोटे मसाइल सामने आने लगे। मेरी तनख्वाह 1800 से बढ़कर 2000 हो गई, और बस इससे आगे कुछ नहीं था। सोचते तो बहुत कुछ थे, लेकिन सोचने के बाद अमल के लिए वक़्त दरकार होता है, और वक़्त मेरे पास नहीं था, क्योंकि मुलाजमत एक बाकायदा हैसियत रखती थी। 2000 रुपये में भला इस दौर में क्या होता है। फरजाना ने अभी तक नहायत पामर्दी से हालात का मुकाबला किया, लेकिन रफ्ता रफ्ता उसके मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा होता चला गया। शादमा और माँ पर जो कुछ खर्च हो रहा था वो उसे नागवार गुजरता। हालात जैसे तैसे गुजरने लगे। वालदा की बीमारी ने अखराजात और बढ़ा दिए। बहन के सिलसिले में एक पैसा भी जमा नहीं कर पाया था। घर का खर्च ही मुश्किल से पूरा होता। हमारी छोटी छोटी झड़पें बड़ी बड़ी लड़ाइयों में तब्दील होने लगीं। फरजाना मुझसे बिल्कुल ही बददिल हो गई। अब हमारे दरमियान बहुत कम गुफ्तगू होती। फिर एक और वाक़या हुआ। फरजाना की कैफियत कुछ ख़राब हुई, वो बीमार हो गई। जब डॉक्टर से रजू किया गया तो उसने खुशखबरी सुनाई, और ये बीमारी नहीं है, बल्कि इस घर में एक फ़र्द के इजाफे का पैगाम है। वालदा पहली बार खुश हुई। बीमारी के इस दौर में उन्होंने बड़ा अजीब वक्त गुजारा था, लेकिन इस खबर से उन्हें बड़ा सुकून मिला। शादमा भी मसरत से दीवानी हो गई, और घर में छोटी छोटी खुशियाँ नमूदार होने लगी। लेकिन एक दिन फरजाना ने सारी खुशियों पर पानी फेर दिया। वो रात मेरी ज़िंदगी के सबसे भयानक रात थी। फरजाना ने सर्द लहजे में मुझसे कहा, अब सब लोग इस वाक़े से बहुत खुश हो रहे हैं, जबकि उसने मेरे ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। किस वाक़े की बात कर रही हो फरजाना? वही जिस पर आप सब खुशी का इजहार कर रहे हैं। फरजाना, क्या कह रही हो तुम? क्या इस बच्चे के बारे में? हाँ, लेकिन तुम इससे इख्तलाफ रखती हो। सिर्फ इख्तलाफ नहीं, बल्कि 100% इख्तलाफ। तुम मेरी फितरत जानते हो नौशाद। मैंने जब एक फ़ैसला किया वो फ़ैसला आखिरी था, और मैंने डैडी से कह दिया था कि इसमें कोई लचक नहीं। एक आखिरी फ़ैसला तुम्हें और सुनाना चाहती हूँ। क्या? मैंने भौंचका होकर पूछा। घर में किसी फ़र्द का इजाफा नहीं होने देंगे। क्या बकवास कर रही हो? सुनो नौशाद, मर्द बनने की कोशिश मत करो, मर्द की आवाज़ में मत बोलो, दोस्त रहकर सोचो। मेरी कोख से जन्म लेने वाला ये वजूद इस कसम परसी की दुनिया में आकर क्या करेगा? वही सब कुछ होगा जो सड़कों पर पैदा होने वाले नादार बच्चों के साथ होता है। क्या मिलेगा इस दुनिया में आकर उसे? भूख, अफलास, गुर्बत, ज़िंदगी के मसाइल। हम उसे सही तौर पर परवान भी नहीं चढ़ा सकेंगे। ये सब कुछ नहीं था मेरे जहन में नौशाद। बेशक तुमसे मोहब्बत करके, तुम्हारे साथ ज़िंदगी के इस नए दौर का आगाज़ करके मैं अपनी ज़ात की कुर्बानी दे सकती हूँ, लेकिन किसी और वजूद को मैं अपनी उस मोहब्बत पर कुर्बान नहीं कर सकती। मैंने अपने घर में अपने बाप की कुर्बानी पेश कर दी तुम्हें। इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है मेरे अंदर, और मुझसे एक और ज़िंदगी की कुर्बानी तलब मत करो। मैं कभी ये नहीं होने दूंगी। फरजाना, ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं होगा, इस पर दूसरों का भी हक है। और फिर तुम ये कैसे कह सकती हो कि इस ज़ात के लिए कुछ नहीं हो सकेगा?
मुझे तलखियों पर मजबूर मत करो नौशाद। जो कुछ मैंने पहले किया था वो बहुत ही सोच समझ कर किया था। मैंने ज़िंदगी के इन हालात में गुजारा करना सीख लिया है। बेशक मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन औलाद ज़रा मुख्तलिफ चीज़ होती है। हो सकता है नौशाद अगर हमारे घर में एक वजूद का इजाफा हो जाए और वो भी इन्हीं हालात का शिकार हो तो ये मैं सब कुछ बर्दाश्त ना कर सकूं, और ये सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए मैं ये अमल करना चाहती हूँ। नहीं फरजाना, हरगिज़ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये हमारा पहला बच्चा है फरजाना, हमारी उमंगों और आरज़ुओं का मरकज़ होगा। हो सकता है कि उसके आने से हमारी तकदीर बदल जाए। तकदीर अमल से बदलती है। मैं अहमकाना सोच की कायल नहीं हूँ। मैं तुमसे इस सिलसिले में मदद चाहती हूँ। हरगिज़ नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तुम्हारा कोई कदम तुम्हारी तनहा सोच से नहीं उठाया जा सकता फरजाना। ऐसी कोशिश करने के बारे में सोचना भी नहीं। मैं इसकी इजाज़त नहीं तो मैं कभी नहीं दूंगा। मैं भी इस सिलसिले में सख्त परेशान था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। परेशानियों को अरूज को पहुंच गई थी। माँ की बीमारी ठीक होने को ना आती थी। एक फ़ैसला भी नहीं कर पा रहा था मैं कि फरजाना ने अपने अक़दाम को अमली जमा पहना दिया। एक दिन घर वापस आया तो वह बिस्तर पर पड़ी हुई थी। माँ और माँ शशदर थी। बेमुश्किल तमाम माँ ने मुझे रोते हुए बताया कि फरजाना किसी लेडी डॉक्टर के पास गई थी और उसने इस अमल पर अमल दरामद कर डाला जिसका इजहार उसने मुझसे किया था। मैं गुस्से से दीवाना हो गया। मैंने फरजाना की कैफियत पर भी गौर नहीं किया और उसे खूब बड़ा भला कहा। उसने कहा कि वह अपना क्या भुगत रही है और मैं तमाम चीज़ों के लिए खुद भी तैयार नहीं था। उसने पहले ही गलत फ़ैसला किया और अब दूसरा गलत फ़ैसला करके मेरी हमदर्दियाँ भी खो दी। फरजाना ने यह सब कुछ खामोशी से सुना और मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं शिद्दत गम से कई रोज़ पागल सा रहा। माँ की हालत फिर बिगड़ गई और उनके दिलों के चिराग बुझ गए थे। शायद माँ भी रोती हुई नजर आती थी। घर का माहौल जहन्नम बन गया और मेरे पास अब कोई उम्मीद नहीं थी। इस जहन्नम में कोई तब्दीली सुनूं। फरजाना से एक तरह की नफरत सी हो गई थी मुझे, लेकिन वह सब्र सुकून से सब कुछ बर्दाश्त करती रही और रफ्ता रफ्ता उसकी हालत बेहतर हो गई। तब एक दिन उसने सब की मौजूदगी में मुझसे कहा कि उसका फ़ैसला दुरुस्त था। घर के लोग मज़ीद मसाइब का शिकार हो जाते। महदूद सी आमदनी में किसी बच्चे की सही परवरिश मुमकिन नहीं। और मैंने उस दिन भी फरजाना को बुरा भला कहा और उसे कहा कि यह इकदाम इंतहाई मकरूह है और मैं उससे सख्त नफ़रत का इजहार करता हूँ। मैंने फरजाना से यह भी कह दिया कि वो अगर मेरे साथ गुजारा नहीं कर सकती तो मुझसे अलहदगी इख्तियार कर ले। फरजाना भी अपने बाप की तरह अजीब सी थी। उसने ये तमाम बातें सुकून से सुनी और फिर आहिस्ता से बोली, नहीं नौशाद, मैं तुमसे अलहदगी इख्तियार नहीं करना चाहती, लेकिन जो फ़ैसला मैं अपने तौर पर करूँगी वो अपने तौर पर ही करूँगी। हाँ, अगर तुम भी ये महसूस करो कि मेरे साथ रहना ज़रूरी नहीं है तो तुम मर्द हो और फ़ैसले का हक़ तुम्हारे पास महफूज है। फरजाना के अल्फाज बेहद ठोस से। मैं ये सब कुछ नहीं चाहता था। नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन मोहब्बत भी अपनी जगह थी। मंसूर साहब और मेरे दिल में अब भी उसके लिए चाहते थी। गो उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था, लेकिन अजीब बाप की बेटी थी वो। ज़िंदगी के कुछ माह साल उसी तरह गुजर गए। फरजाना बहुत मोहताज थी। वो औलाद से दूर रहना चाहती थी। फिर एक बार मेरी मुलाकात एक ऐसे दोस्त से हुई जो यूनिवर्सिटी में मेरा साथी था और इन दिनों मुल्क से बाहर था। उसने मुझे बताया कि वो भी नामसाद हालात में वतन की सुकूनत तर करके बाहर गया था और अब बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा है। उस दिन से एक नई सोच मेरे ज़हन में बेदार हुई और मैंने ये सोचा कि मैं खुद भी क्यों ना किस्मत आजमाई करूं। इसका तज़किरा फरजाना से किया तो वह हैरत अंगेज़ तौर पर खुशी से तैयार हो गई। उसने कहा, बेशक मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे वाक़यात सामने हैं कि एक जगह अगर तकदीर नहीं खुली तो दूसरी जगह यकीनन खुल जाती है। मुझसे ज़्यादा फरजाना इस सिलसिले में पुरजोश हो गई। चुनाचा हम लोग प्रोग्राम बनाते रहे और बिल आखिर मैंने यहाँ आने का फ़ैसला कर लिया। उसके लिए मेरे पास ज़राए भी नहीं थे, लेकिन फरजाना ने मेरी बहुत मदद की। इस दौरान वो कुछ रकम मेरी ही दी हुई रकम में से जमा करती रही। चुनाचा उसने तमाम तैयारियां मुकम्मल करने के बाद मुझे यहाँ भिजवा दिया। मंसूर साहब, मैं किसी गलतफहमी का शिकार नहीं था। मैं जानता था कि मुझ जैसे बेसहारा शख्स के लिए इस मुल्क में मुलाजमें तैयार नहीं होंगी, और यही फ़ैसला करके मैं घर से चला था कि जो कुछ भी हो सका मैं यहाँ करूँगा और फरजाना को बेहतर ज़िंदगी देने की कोशिश करूँगा। तब मुझे वो कनेडियन शख्स मिल गया। उसके पास ये पब बहुत पहले से मौजूद था और वो बहुत दिनों से इसके बारे में सोच रहा था। कुछ इस तरह हम आहंगी हो गई मेरी और उसके जहन में कि उसने मुझ पर मुकम्मल एतबार कर लिया, और इसके अलावा हमारे दरमियान जो कुछ तय हुआ वो भी इतना पायदार था कि ना उसमें मुझे कोई दिक्कत थी ना उसे। और उसने मुझसे मेरे मसाइल सुनने के बाद कहा कि जब तक मेरा दिल चाहे मैं पब को चलाऊँ, और जब मुझे कोई बेहतर मुलाजमत मिल जाए तो बखुशी उसे छोड़ दूँ।
बिलाशुबा वो शख्स मेरे लिए बहुत ही फरिश्ता साबित हुआ कि मुझे भटकना नहीं पड़ा और मैंने अपनी तमाम तर कोशिश इस पब को संभालने में सिर्फ कर दी और दिन रात की मेहनत से उसे इस काबिल बनाने में मैं कामयाब हो गया कि थोड़ा बहुत कमा सकूं। मंसूर साहब, मैं उस दिन से इसमें मसरूफ़ हूं और मैंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। अपने लिए एक मुस्तकबिल तलाश करने में सरगर्दा हूं। मैं जानता हूं कि जिस मुस्तकबिल का मैं ख्वाहिशमंद हूं वो मुझे कभी नहीं मिलेगा, लेकिन फितरत जद्दोजहद पर उकसाती है और मैं जद्दोजहद कर रहा हूं। और ये है मेरी कहानी मंसूर साहब। इस कहानी में छोटा सा अलमनाक वाक़या और शामिल है, और वह ये कि अब से तकरीबन 3-3.5 साल पहले मेरी वालदा का इंतकाल भी हो गया है और मुझे इसकी खबर मिली थी। फ़ौरन ही मुझे इसकी खबर दे दी गई, लेकिन अब आप खुद सोच सकते हैं कि मैं कैसे जाता। मैं एक नाकाम इंसान और वह लम्हा भी बर्दाश्त कर गया। किसी न किसी ने बहर तौर उसकी आखिरी रसूमात पूरी कर ही दी होंगी, और ज़िंदा इंसानों पर तो लोग तवज्जो नहीं देते, लेकिन मुर्दों के मसले में लोग हमदर्द हो जाया करते हैं। मैंने मुजरमाना अंदाज में उन लोगों को लिखा कि चौंका मुझे इस मौत की इत्तला बहुत देर में मिली है, इसलिए मैं समझता हूं कि अब मेरा वहां आना बेसूद है और उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने उन्हें यह भी नहीं बताया कि यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, बस यही लिख दिया कि एक अच्छी मुलाजमत है मेरे पास और मैं सुकून से ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। जो कुछ उन्हें भेज रहा हूँ वो इतना नहीं है कि वहाँ वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, लेकिन बहर तौर इन हालात से तो बहुत बेहतर है। बस शादमा का एक तस्वर है जहन में और कभी कभी दिल दुखता है इसके लिए, लेकिन इन हालात को भी मैंने कबूल कर लिया। मैं जानता हूँ कि मेरे पास इतनी दौलत कभी जमा नहीं हो सकेगी कि मैं शादमा को शादमानी से हमकिनार कर सकूँ। उस बदनसीब की तकदीर में अंधेरे ही लिखे हुए हैं, मगर मैं क्या करूँ। मैं इन अंधेरों को रोशन नहीं कर सकता। अगर इस पब को छोड़कर जज्बात के हथों बहते हुए मैं अपने वतन जाने की कोशिश करूँ तो मैं जानता हूँ कि उसके बाद वही तारीकियाँ मुझ पर मसलत हो जाएंगी और मैं दोबारा यहाँ वापस भी ना आ सकूँगा। मुझे जो कुछ हासिल होता है वो सब कुछ मैं वहाँ भेज देता हूँ। पब से बस इतने पैसे अपने लिए करता हूँ कि थोड़ा सा खा लूँ और बदन ढक लूँ। इसके अलावा मेरी ज़िंदगी और मैं कुछ नहीं। आपने ये कहानी सुनने की फरमाइश की थी, ये आपकी फरमाइश थी, और इस मोहब्बत का खराज भी जो आपने मुझे दी, लेकिन अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं इस मोहब्बत के काबिल नहीं था। कोई बात नहीं मंसूर साहब, मैं हकीकतों का पुजारी हूँ। सच्चाइयों को मैंने सच्चाई की आंख से देखा है। आपसे जो भूल हुई है अब वो आपको मोहतात कर देगी। मुझे इसका कोई दुख नहीं होगा। एक गुजारिश है कि अगर कभी दरिया के किनारे चहलकदमी करने निकले तो मेरे पब में थोड़ी देर के लिए ज़रूर आया करें। जिस दिन भी आप ये महसूस करें कि मैं आपकी इस मोहब्बत के अलावा आपसे किसी और शय का तालब हूँ, उस दिन मुझसे किनारा कशी इख्तियार कर लें। इंसान के अपने मसाइल होते हैं और मैं कभी किसी को इसके लिए मजबूर नहीं करता कि वह मेरी ज़ात के बारे में सोचे। नौशाद की आंखों में आंसुओं की नमी तैर रही थी। इस दौरान कई बार उसकी आवाज़ भर आई थी और मैंने उसे बखूबी महसूस किया। उन आखिरी जुमलों के बाद वह खामोश हो गया और अपनी जज्बाती कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी कैफियत कम जज्बाती नहीं थी और मैं इस कैफियत से बहुत मुतासर हुआ और दिल ही दिल में हंस रहा था कि बेटे मंसूर, सुनो इस कहानी को और इबरत पकड़ो। तुमने आज तक जो कुछ किया है उसमें कम से कम ये दिल दोज वाक़या तो नहीं है। बड़ा मजलूम समझते थे अपने आप को, अब देखो मजलूमियत किसे कहते हैं। चंद लम्हात उसी तरह गुजर गए और फिर नौशाद की आवाज़ ने चौंका दिया। अब मुझे इजाज़त मिल जाएगी? क्या मतलब? मैंने चौंक कर उसे देखा। जाना चाहता हूँ, वह अजीब से अंदाज में बोला। मगर क्यों नौशाद? हमारे और तुम्हारे दरमियान तो कुछ और ही गुफ्तगू हुई थी, मैंने कहा, और वह एक उदास सी मुस्कुराहट के साथ मुझे देखता रहा और फिर बोला, मेरी हकीकत जानने के बाद भी आप मुझे अपनी ज़ात पर मुसल्लत करना पसंद करेंगे मंसूर साहब? कैसी बातें करते हो नौशाद? तुम्हारी हकीकतें जानने के बाद तो यूँ समझो कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा कुर्बत महसूस करने लगा हूँ। मुझे यूँ लग रहा है नौशाद कि जैसे ये मेरी ही कहानी हो। इंसान अपनी ज़ात से कहाँ भाग सकता है? और अगर मैं तुमसे दरख्वास्त करूँ नौशाद कि मैं अपनी खुशी से तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, तो क्या तुम ये दरख्वास्त कबूल कर लोगे? मंसूर साहब, वो आहिस्ता से बोला और खामोश हो गया। हाँ नौशाद, मैं दिल से यही चाहता हूँ कि आज के बाद तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ क़याम करो। ठीक है, अगर आप ये पसंद करते हैं तो ज़ाहिर है ये मेरी खुशकिस्मती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मज़ीद कुछ सोच लें। बात यह है कि मेरे मसाइल बहुत ही तकलीफ़दा हैं, कहीं आप उनमें उलझ कर उकताहट का शिकार ना हो जाएं और बाद में ये सोचें कि आपने ये क्या अजाब अपने साथ ले लिया। तुमने क्या कहा था नौशाद? अगर मैं कभी ये महसूस करूं कि तुम मुझसे कोई लालच रखते हो तो मैं तुमसे अलहदा हो जाऊं।
मैं भी तुमसे एक जुमला कहना चाहता हूँ, वो ये कि अगर तुम कभी ये महसूस करो कि मैं तुम्हें बोर समझ रहा हूँ तो उसी दिन से मेरी सूरत पर थूक देना। नौशाद ने गर्दन झुका ली और देर तक खामोश रहा। फिर बोला, अगर मुझे ये इज्जत मिलनी मेरी तकदीर है तो ज़ाहिर है कि आज तक तकदीर के ख़िलाफ़ कोई कुछ नहीं कर सका। मेरे दोस्त, कहानी मैं भी सुनाऊंगा तुम्हें अपनी कभी। चंद अल्फाज सुन लो। तुम्हारे साथ दो जो वजूद वाबस्ता हैं, जिनसे तुम्हारा कम से कम तसव्वुरात का रिश्ता ज़रूर है, यानी कि तुम जब चाहते होगे अपने माजी में जाकर उनसे मिल लेते होगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मेरे साथ ऐसी कोई याद भी वाबस्ता नहीं। ज़िंदगी में लातादाद किरदार आए, लेकिन दिल की गहराइयों तक पहुंचने वाला एक भी न था। बस यूँ समझ लो कि जिस तरह तुम हालात का शिकार हो, उसी तरह मैं भी मोहब्बतों के लिए तरसता रहा हूँ। तुमसे अगर ये उनसियत मिल जाए तो ये सोचूंगा कि मुझे भी कुछ मिला। नौशाद मेरे नज़दीक आ गया और फिर मेरे हाथ पर हाथ रख कर बोला, मैं ऐसी दोस्ती को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती तस्वर करूँगा। मंसूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे ये एहसास दिलाया है कि आज बहुत अरसे के बाद मैं भी इंसानों से ही ताल्लुक़ रखता हूँ, और इस दुनिया में कम से कम एक इंसान ऐसा ज़रूर है जो मुझे अपनी दोस्ती के काबिल समझता है। मैं तुम्हें दोस्ती के नहीं, भाई बनाने के काबिल समझता हूँ। बस यूँ समझ लो कि मैं ज़्यादा जज्बाती गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें आज से मेरा भाई बनना होगा। नौशाद की आंखों में आंसू आ गए और मैंने उसका शाना थपथपाते हुए कहा, बेहतर है नौशाद कि अब तुम ये आंसू हमेशा के लिए पोंछ दो। आज नहीं कल बहुत सी बातें करेंगे हम लोग। ठीक है। कल रात को नौशाद ने कहा, हाँ अब आओ आराम करें। नौशाद को मैंने अपने बेडरूम में जगह दी। वो बिस्तर पर लेटकर बहुत अजीब महसूस कर रहा था। मैं भी खामोश था और उसकी कहानी के बहुत से हिस्से मेरी निगाहों के सामने गर्दिश कर रहे थे। वो भी शायद ख्यालात में ही खोया हुआ था। मैं सोने की कोशिश करने लगा और बहुत देर के बाद नींद आ गई। नौशाद के बारे में पता नहीं कि वह ठीक से सोया था या नहीं। बहरतौर सुबह को वह हशाश बशाश मिला। वो गुस्ल करके आ रहा था। मुस्कुराता हुआ बोला, ये मकान बेहद खूबसूरत है, हर चीज़ आला पाई की है। ठीक है, मिसेस पाल चाय लाई थी? नहीं, एक बार जान गई हैं, आप सो रहे थे। चलो मिसेस पाल से कहो कि चाय लेकर आएँ, मैंने कहा और नौशाद तेज़ी से बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद हमने चाय पी। फिर नौशाद कहने लगा कि अब मैं पब में जाता हूँ, मुझे अपना काम इसी वक्त शुरू कर देना होता है। खुदा हाफिज़, मैंने उससे कहा और नौशाद चला गया। थोड़ी देर के बाद मैं भी तैयारियां करके अपने दफ्तर की जानब चल पड़ा। इंटर पार्क के मामला जूं के तूं चल रहे थे और आज मैंने पूरी दिलजमी से यहाँ के तमाम मामूलात को देखा। और उसके बाद अपनी सीट पर बैठे बैठे एक ख्याल मेरे जहन में आया, क्यों ना नौशाद को अपनी इस फर्म में रख लूँ। ज़ाहिर है कि अब वो पब उसके लिए मुनासिब नहीं था। मैंने जो फ़ैसला किया उसके तहत मैं नौशाद को एक बेहतरीन ज़िंदगी देना चाहता था। ये तो पहला मौका था कि मुझे किसी के लिए कुछ करने की मोहलत मिली, वरना लोग मेरे ही लिए कुछ न कुछ करते रहते थे। ये फ़ैसला अब मैंने अपने दिल में पुख्तगा कर लिया और सोचा कि आज रात ही उसको इस सिलसिले में नौशाद से बात करूँगा। बात क्या करूँगा, बल्कि उसे मजबूर कर दूँगा। इस वक्त 5 आदमियों का ये पैनल फिल्म के मामला संभाले हुए था, लेकिन अगर उन 5 असिस्टों को एक जनरल मैनेजर के हवाले कर दिया जाए तो ये जनरल मैनेजर की रहनुमाई भी करेंगे और नौशाद इन मामलात को उनकी मदद से अच्छी तरह से समझ भी लेगा। वैसे भी पढ़ा लिखा आदमी है, कुछ अरसे में तमाम काम कंट्रोल में कर लेगा। मैंने 5 अफराद को भी उनकी जगह से हटाना नहीं चाहता था और मैंने सोचा कि उन्हें खुलकर ये बात बता दूं कि वो अपने तौर पर काम करते रहेंगे। बहरतौर मुझे इसका पूरा हक हासिल था। लैरी कॉइन से जो गुफ्तगू हुई थी उसमें भी कम से कम ये फिल्म किसी और सूरत में मुलव्वस नहीं होती थी। चौंका उसका कारोबार बिल्कुल अलग रखा गया था और जो कुछ मैंने समझा उससे मैं बिल्कुल मुतमिन था। ये फ़ैसला मेरे लिए खुशी का बायस हुआ और मैंने और भी बहुत से फ़ैसले किए और मैं उन्हें कम से कम अपने तौर पर जज्बाती फ़ैसले नहीं कह सकता था, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब एक घर मिला था मुझे तो उस घर में एक ख़ानदान बसाने की आरज़ू भी थी। हो सकता है कि कुछ और लोग मेरी तकदीर से मुंसलिक हो जाएं तो मेरी ये काली तकदीर गर्दिश से निकल जाए। ये सबसे मजबूत ख्याल था जो मेरे जहन में जागजीन हो गया। फिर तमाम मामूलात से फारग होने के बाद मैं वापस लौटा और तैयार होकर नौशाद के पास पब में पहुंच गया। नौशाद मैंने देखकर बहुत खुश हुआ और मैं उस वक़्त तक नौशाद के साथ रहा जब तक कि पब बंद करने का वक़्त नहीं आ गया और फिर उसे साथ ही लेकर मैं वापस घर आ गया। नौशाद बहुत खुश था। इस दौरान उसने मुझसे थोड़ी सी गुफ्तगू भी की। घर पहुंचने के बाद मैंने उसे कहा कि वो नहा ले, फिर खाना खाएंगे। नौशाद नियाज़मंदी से गर्दन झुकाकर चला गया। खाने की मेज़ पर हम दोनों खामोश रहे। खाने के बाद मैं फिर अपनी पसंदीदा जगह यानी
ऊपर की मंजिल में जा बैठा जहाँ से बाहर के नज़ारे आम थे। नौशाद खामोशी से कुछ सोच रहा था और मैंने उससे कहा, आज दिन भर तुम गुजरे हुए वाक़यात का तर्जिया करते रहे होगे। हाँ, मैं इससे इनकार नहीं करूँगा। क्या नतीजा अखज़ किया? आप यकीन कीजिए कुछ अजीब से एहसास का शिकार रहा। मसलन ये सोचता रहा कि अभी आप जज्बाती हो गए हैं। हो सकता है कि कुछ अरसे बाद आपको ये एहसास हो कि आपने अपने लिए एक बोझ पाल लिया है। ठीक है, अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारे लिए जज्बाती हो गया हूँ तो फिर मैं तुम्हें कुछ और जज्बाती पेशकश करना चाहता हूँ। जी, उसने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। पब का कैनेडियन मालिक तुमसे किए हुए माहदे के मुताबिक इस बात का जिम्मेदार है कि जब भी तुम इस पब को छोड़ना चाहोगे छोड़ दोगे और उसे इतला दे दोगे। हाँ, उसने हैरत से जवाब दिया। उसकी इतला उसे कहाँ दी जाएगी? मेरे पास उसका पूरा पता मौजूद है। क्या तुम पर यह जिम्मेदारी भी आयद होती है कि तुम इस पब को किसी दूसरे के हवाले कर दो? मेरा मतलब है कि उसके बाद वो कैनेडियन क्या करेगा ये मैं नहीं जानता। वो सामने टेलीफोन मौजूद है, उससे रब्ता कायम करो। क्या कहूँ उसे? यही कि तुम 3 दिन के अंदर अंदर ये पब छोड़ देना चाहते हो। जी, नौशाद की आंखें हैरत से फैल गईं। हाँ नौशाद, मेरी एक फ़िल्म है इंटरपाक के नाम से। उस फिल्म में तकरीबन 70 अफराद काम करते हैं। मेरी ये फिल्म इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती है और खुदा के फजल से बहुत बेहतर कारोबार कर रही है। उसकी एक साख है, उसके अलावा ये घर मेरा अपना है और तुम उसकी मालियत का खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत कुछ है नौशाद। मैं चाहता हूँ कि तुमको इस फिल्म का जनरल मैनेजर बना दूँ और तुम इस फिल्म के तमाम मामला संभालो। इस सिले में मैं तुम्हें क्या दूंगा ये मेरी अपनी पसंद पर छोड़ दो। लेकिन मैं ये सुनना नहीं चाहता नौशाद कि तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। अगर तुमने मेरी इस पेशकश को कबूल ना किया तो मुझे माफ़ करना। मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाऊंगा कि तुम मुझ पर इतबार करने के लिए तैयार नहीं हो। बात यह है कि हर इंसान एक दूसरे इंसान का मोहताज होता है। किसी न किसी शक्ल में ये मेरी मोहताजी है। ये समझ लो कि मुझे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए चंद दोस्तों की ज़रूरत है। चंद मोहब्बत करने वालों का मतलाशी हूँ मैं और मुझे तुम में वो हर चीज़ नज़र आई है। नौशाद सख्ते के स्याले में मुझे देख रहा था। काफ़ी देर तक वह कुछ बोल ना सका। फिर उसने कहा, कल दिन में मैं ये काम कर लूँगा। मेरा ख्याल है कि मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं खुश असलूबी से तमाम मामला तय कर लूँगा। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। दूसरे दिन सुबह वह अपने पब पर चला गया और मामूल के मुताबिक मैं अपने दफ्तर। हर चंद के मैंने फैसला किया था कि रोज़ाना दफ्तर नहीं जाऊँगा, लेकिन अब दफ्तर से मुझे कुछ उनसियत सी हो गई थी और उसे अपना समझना ज़रूरी था। अपने दफ्तर में बैठकर जब मैं अपने मतहतों को अहकाम सादर करता तो मेरे अंदर खुद एतमादी पैदा होती जा रही थी। बिल आखिर 2 दिन के बाद नौशाद ने मुझे इतला दी कि वो अपने काम से फारग हो गया है। उसका मालिक आ रहा है और 1 आध दिन के बाद वो पब का चार्ज संभाल लेगा। उसमें नौशाद को कुछ वक्त लगेगा और मैंने उसे ये मोहलत भी दे दी। पब के कैनेडियन मालिक ने नौशाद से मेरी मुलाकात भी कराई। बहुत ही नफीस इंसान था, हमदर्द और खुश अखलाक। उसने मुझसे गुफ्तगू करते हुए कहा, ये बहुत ही अच्छी बात है मिस्टर नौशाद को एक नई ज़िंदगी मिल रही है और मैं खुद भी चाहता हूँ कि इंसान इंसानों की तरह जिए। मिस्टर नौशाद एक नेक और ईमानदार आदमी हैं मिस्टर मंसूर, और इन्होंने जिस खुश असलूबी से अब तक मेरे छोटे से पब की जिम्मेदारियाँ संभाली हैं, मैं उससे बहुत मुतमिन हूँ। बहरतौर मैं उसे जारी रखना चाहता हूँ और ये जारी रहेगा। उसके लिए मेरे पास कुछ और लोग भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं मिस्टर नौशाद को इजाज़त देता हूँ कि अगर वो कभी किसी वक्त ये महसूस करें कि उन्हें पब में वापस आना सूदमंद रहेगा तो मैं उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। आपका बेहद शुक्रिया और मैं इसकी नौबत कभी ना आने दूंगा। मैंने कहा, बहरहाल ये मेरी एक मुखलसाना पेशकश है। उसने कहा। नौशाद पब की जिम्मेदारियों से आज़ाद हो गया और उसने पहले दिन मेरे साथ गुजारा। उस दिन मैं दफ्तर नहीं गया था। नौशाद मुझसे तरह तरह की बातें करता रहा। उसने वह दफ्तर देखने की ख्वाहिश का इजहार किया तो मैंने कहा, देखिए मिस्टर नौशाद, अब आप मेरी फिल्म के जनरल मैनेजर हो गए हैं और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि मैं इन लम्हात का तयन करूं जब आपने ये जिम्मेदारियां संभाली थीं। आप इन जिम्मेदारियों के 5 साल पहले की जिम्मेदारियां भी कह सकते हैं। किसी भी वक्त का तयन आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अब आप पर लाजम है कि आप मेरे अहकामात की तामील करें। मैं हाज़िर हूँ भाई, नौशाद ने कहा। तो फिर आप फौरी तौर पर वतन रवाना होने की तैयारियां कीजिए। जी, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। जी हाँ, मैंने इस दौरान बहुत से फैसले किए हैं नौशाद साहब। आप अपने वतन जाएंगे, अपनी बहन और अपनी बेगम को साथ लेकर यहाँ आ जाएंगे और वहाँ आप यही कहेंगे कि इस दौरान आप अपने आप को तामीर करने में मसरूफ़ थे। नौशाद, ज़िंदगी एक अजीब चीज़ होती है। एहसासात और ख़यालात बड़ी नज़ाकत रखते हैं।
हम खुलूस दिल से चाहते करते हैं, लेकिन वक़्त की सबा रफ्तारी हमें इन चाहतों से दूर ले जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाहते ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि हमारे रास्ते में दीवारें आ जाती हैं। मैं तुम्हारी बीवी फरदाना की बात कर रहा हूँ। बेशक फरदाना पर कुछ ऐसे एहसासात मसलत हो गए हैं जिन्होंने उसे परेशान कर दिया और वह सही फैसला करने से कासर हो गई। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि जिस जज्बाती लड़की ने जज्बाती तौर पर अपना घर छोड़ दिया था वो अब तुमसे नफ़रत करने लगी होगी। मोहब्बतों की पजीराई खलूस से की जाती है। नौशाद, तुम जाओ और फरदाना और शादमा को यहाँ ले आओ। उन्हें बताओ कि तुमने बहुत से इंतजामात कर लिए हैं, तुम्हारे पास एक बेहतर मुलाजमत है, उन्हें हर तरह से इत्मीनान दिला दो। लेकिन मैं नहीं, अब तुम्हें मैं करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरे अहकामात सुनने चाहिए। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ तुमसे, ज़रा गौर से सुनो। जी, नौशाद ने भराई हुई आवाज़ में कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बस एक शख्सियत थी जिसने ऐसे नाजुक लम्हात में मुझे सहारा दिया जिनका बयान मैं मुश्किल पाता हूँ। उनका नाम है खाला शहादत। मैं तुम्हें इलाके के बारे में तफसीलात से बता देता हूँ। वहाँ चले जाना और खाला शहादत को हर तरह से मजबूर करके अपने साथ लेते आना। उनसे कहना कि मंसूर ने उन्हें बुलाया है, वो आने में बहुत पसो पेश करेंगी, लेकिन ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम्हें उन्हें हर कीमत पर यहाँ ले आओ। बेहतर है मंसूर भाई, मैं आपकी हदायत पर अमल करूँगा, नौशाद ने जवाब दिया। उसके बाद हमारी मसरूफियात मुख्तलिफ हो गईं। नौशाद वापस जाने की तैयारियां करने लगा। वो बाद औक़ात किसी गोशी में बैठकर मुझे मुसलसल घूरे जाता, न जाने बेचारे के ज़हन में क्या क्या था, लेकिन मैं उससे मुखलस था। मैंने उसे कह दिया था कि फ़िल्म की जिम्मेदारियाँ मैं उसे उस वक़्त सौंपूँगा जब वो वहाँ से आने के बाद पूरी तरह अपने आप को पुरसकून करेगा। एक तवील मशक्क़त भरी और थका देने वाली ज़िंदगी के बाद सुकून के कुछ लम्हात उसके लिए ज़रूरी हैं। नौशाद ने ममनूनियत के इजहार के तौर पर जो कुछ किया था उसका बयान बेमकसद है। वक़्त गुजरता रहा और मुझे नौशाद की आमद का इंतज़ार था। इस दौरान मेरा उसे कोई राब्ता कायम नहीं हुआ। मेरे मामूलात जूं के तूं थे। दफ्तर की तमाम सूरत हाल अब मेरी समझ में आ गई थी। मैंने अपने स्टाफ को भी अपने तौर पर मुतमिन कर दिया और सब मुझसे खुश थे। एक दिन एक अजीब अंधानुओं खबर सुनने को मिली। सुबह का अखबार देख रहा था, उसमें आलमी खबरें भी हुआ करती थीं। मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी और मेरे ऊपर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। एक अच्छी खासी लीड लगी हुई थी जिसमें लिखा था, बैनुल-अक़वामी दहशत गर्द गिरोह रेड स्नेक के सरबराह लैरी और लैरी कोइन एक मुजरमाना सरगर्मी के दौरान हलाक हो गए। मेरी आंखों को यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कई बार आंखें साफ की और उस खबर को बार बार पढ़ा और उसके बाद पूरी तफसीलात से पढ़ने लगा। तफसीलात कुछ यूँ थी कि मिस्टर लैरी किंग, जिनका तल्लक रेड स्नेक नामी गिरोह से था और जिनका गिरोह दुनिया भर में अपनी दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के सिलसिले में मशहूर था, उस गिरोह ने बेशतर ममालिक में बड़ी बेचैनी फैला रखी थी और उनके अहम तरीन राज चोरी करके दूसरे ममालिक को फ़रोख्त किए थे। स्पेन में अपनी ख़ास मुजरमाना कार्रवाइयों में मसरूफ़ था। इस सिलसिले में स्पेन में 2 और गिरोह भी सरगर्म अमल थे, लेकिन अचानक उनके दरमियान आपस में टकराव हो गया और उस टकराव के नतीजे में रेड स्नेक का सरबराह लैरी किंग और उसकी बेटी लैरी कोइन हलाक हो गए। उन दोनों की लाशें तहवील में ले ली गई हैं और उनके बारे में मालूमात हासिल की जा रही हैं। स्पेन से बकिया 2 गिरोह के अफराद फरार हो गए और उन्हें अपने मज़मूम कार्रवाई के सिलसिले में नाकामी का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद रेड स्नेक की सरगर्मियों के बारे में थोड़ी सी तफसीलात थी जो 100% वो थी जिनमें से कुछ के बारे में मुझे मालूमात भी हासिल थी, लेकिन ना जाने क्यों यकीन नहीं आ रहा था कि मिस्टर लैरी किंग और लैरी कोइन हलाक हो गए। लैरी कोइन जो आखिरी वक्त में मुझे ज़िंदगी का ये सुकून दे गई थी। दुनिया के लिए वो कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए वो कुछ थी। जो कुछ थी उसका मुझे बखूबी अंदाज़ा था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कहीं उस गिरोह के बारे में छानबीन करते हुए बात मुझ तक ना पहुंच जाए। ये दिन मेरे लिए अज़तराब के दिन थे। लैरी कोइन की मौत का भी दुख था और उसके साथ साथ ही खौफ का शिकार भी कि देखिए कब मुझ पर कोई मुसीबत नाज़िल होती है। ना जाने क्यों मुझे अपनी तकदीर पर भरोसा नहीं था। मैं जानता था कि तकदीर मुझे पुरसकून देखना पसंद नहीं करती। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, यहाँ तक कि 1 महीना गुजर गया, लेकिन मेरी तरफ किसी ने रुख ना किया तो मुझे एतमाद होने लगा। उसके अलावा इस दौरान मैंने फ़िल्म के वो तमाम कागजात देख डाले जिनके तहत ये फ़िल्म काम कर रही थी। किसी किस्म का कोई शुबा नहीं होता था और बज़ाहिर इस गिरोह से फ़िल्म के मामलात बिल्कुल अलग थे। लैरी कोइन बेचारी ने मुझसे ये भी कहा था कि ये फ़िल्म रेड स्नेक से कोई तल्लक नहीं रखती और उसे ऐसे लम्हात के लिए रखा गया है
जब रेड स्नेक पर कोई बुरा वक्त आन पड़े और इस फर्म का सहारा लेकर, इसका मतलब था कि कम अज़ कम मेरी ज़ात के लिए कोई खतरा नहीं था और मैं इसी यकीन की कैफियत में आता जा रहा था। एक दिन मुझ पर खुशियों के दरवाजे खुल गए। नौशाद वापस आ गया और उसके साथ उसकी बीवी, उसकी बहन शादमा और सबसे बड़ी बात यह कि खाला शहादत थी। खाला शहादत जैसी थी वैसी ही थी। मुझे देखा तो आंसू भरी आंखों के साथ मेरी तरफ दौड़ पड़ी। मूजी, तेरा सत्यानाश हो जाए कमबख्त, कमीने, इस तरह मुझे छोड़कर भाग आया अकेला। मैं कहती हूँ कि तू वहाँ से क्यों भागा? मेरे बहुत से पैसे हो गए थे ना तुझ पर। अरे हमेशा का कमीना है। वो मुझे दोनों हाथों से पीटने लगी, मगर मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने उनकी मार खाने के बाद मोहब्बत भरे लहजे में कहा, खाला, मैं आपको छोड़कर खुश कहाँ रहा हूँ, और आप यकीन कीजिए कि मैं आपके उधार की वजह से नहीं भागा था, बल्कि मैं तो हमेशा से ये सोचता रहता था कि आपको आप किस मोहब्बत के जवाब में क्या दूँ। मूजी, गंदे खून, मेरी मोहब्बत का जवाब देने के लिए तूने मुझे बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया। जानता था कि माँ की तरह तुझे चाहती हूँ। कभी ये नहीं सोचा कि तू क्या ले रहा है, क्या दे रहा है। अरे अगर मैं तुझसे कुछ कहती थी तो कोई बुरे दिल से तो नहीं कहती थी, बस मुझे गुस्सा आता था कि तुझे दिल में आता था कह डालती थी। मैंने सोचा कि मुवा मस्टंडा इसी तरह ज़िंदगी गुजारता रहेगा, कुछ करे धरे तो शादी ब्याह हो, बच्चे हों और मुझे भी कुछ खुशियाँ नसीब हों। मगर तूने सोचा कि अच्छा तरीका यही है कि खाला शहादत को छोड़कर निकल भागूं। अब बोल कहाँ जाएगा? मैं कहाँ जाऊँगा खाला, आपके कदमों में ही ज़िंदगी गुजार दूँगा, मैंने कहा, और खाला शहादत पिघल कर रह गई। फिर वो मुझे बुरी तरह प्यार करने लगी और यहाँ का माहौल खाला शहादत के लिए बेहद हैरतनाक था। जो कुछ देखती देख देख कर गालियाँ बकती, ख़ास तौर से अगर कभी उन्हें ऊपर की छत पर ले जाता और वह दरिया के किनारे नीम उड़िया लिबास में मलबूस लड़कियों को देखती तो जूती पाँव से निकाल कर नीचे दौड़ने लगती कि उन कमबख्तों के सर गंजे न कर दूँ तो खाला शहादत नाम नहीं। एक तरफ खाला शहादत ने उद्यम मचा रखा था तो दूसरी तरफ शादमान और फरदाना थी जो सहरज़दा थी और अभी तक उन्हें यकीन नहीं आया था कि दुनिया के एक जदीद तरीन मुल्क में मौजूद हैं। वो इस घर में बिल्कुल अजनबी सी थीं। इब्तदा में तो मैंने उन पर कोई दबाव ना डाला, ये जिम्मेदारी मैंने नौशाद पर छोड़ दी और वो उन लोगों को इस माहौल से रोशनास कराए और नौशाद उन कोशिशों में मसरूफ़ था। लेकिन दोनों ही में कोई नुमाया तब्दीली नहीं आई और फिर मैंने ही ये जिम्मेदारियाँ संभाली। मैंने फरदाना से कहा, देखिए भाभी, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ आने के बावजूद आप मुतमिन नहीं हैं। मैं उसकी वजह जानना चाहता हूँ। ओह कुछ नहीं भैया, बस यूं ही न जाने क्यों मुझे अपनी तकदीर पर भरोसा नहीं रहा। हर शख्स उसका शिकार है। मैं कहता हूँ कि तकदीर ही तमाम रास्ते बंद करती और खोलती है। हम तो मिट्टी के पुतले हैं, बस कुछ डोरियाँ हमें हिलाती रहती हैं, हम हिलते रहते हैं। बिला वजह हमने अपने आप को इतना कुछ समझ रखा है। मेरी दरख्वास्त है फरजाना भाभी कि आप इस घर को अपना घर समझें और आपको शायद इस बात का इल्म नहीं कि नौशाद मेरे साथ मिलकर कितनी मेहनत कर रहे हैं। हम दोनों ही अपने अपने ज़िंदगी की तामीर में मसरूफ़ थे और बिल आखिर हमने एक मकाम पा लिया। अब हमारी एक बड़ी फिल्म है। नौशाद इस फिल्म के जनरल मैनेजर हैं। हम दोनों साथ रहते हैं और अब आप लोगों के जाने के बाद मुझे एहसास होने लगा है कि यह मेरा एक घर है जिसमें मेरे अपने रहते हैं। भैया अल्लाह आपको खुश रखे, आपने हमें नई ज़िंदगी दी है। मैं तो ज़िंदगी के हुस्न से मायूस हो गई थी। बाद में पता चला कि फरदाना के बाप का कोई पता नहीं चला। वो बेचारे ऐसे गुम हुए थे कि उन्होंने कभी पलट कर नहीं देखा। फरदाना ने याद तो करती थी लेकिन उन यादों के साथ कुछ तलखियाँ भी वाबस्ता थीं। उसके बाद शादमा थी, एक दुबली पतली नाजुक अंदाम सी लड़की जो नौशाद की तरह बहुत खूबसूरत थी लेकिन बिल्कुल कम गो, खामोश। नौशाद की ज़ुबानी मालूम हुआ कि ज़ाहिर है कि माँ की मौत के बाद घर के हालात कुछ अजीब से हो गए थे और शादमा और फरदाना में ज़्यादा बनती नहीं थी। नौशाद ने मुझसे कहा, मंसूर भैया, दरअसल हालात इंसान का मजाज ही बदल देते हैं। ये दोनों बेबसी का शिकार थीं और ये बेबसी उन्हें एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा करती थी, लेकिन अब दोनों ही अपने दरमियान मफाहमत की कोशिश कर रही हैं। मैंने छुप कर फरदाना को शादमान से माफ़ी मांगते देखा। शादमा भी मेरा ख्याल है कि अपना दिल साफ़ कर रही थी। कोई बात नहीं नौशाद, रफ्ता रफ्ता ये दोनों इस माहौल की आदी हो जाएंगी। तुम इन्हें खूब घुमाओ फिराओ, सैरो सियाहत कराओ यहाँ की। और मंसूर भाई, तुम मुझे अभी दरमियान में मत घसीटो। मैं चाहता हूँ कि अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल लूँ। अभी मैं तुम्हें छुट्टियाँ दे चुका हूँ कुछ अरसे के लिए और इसलिए अपनी बीवी और बहन को पहले यहाँ की खूब अच्छी तरह सैर कराओ।
नौशाद ने मेरी हदायत पर अमल किया और मैं खुद भी कभी उनके साथ शरीक होता था। और फिर एक पुरबहार मौसम में बादलों की छांव तले जब खाला शहादत इधर उधर देख रही थी, नौशाद अपनी बीवी फरदाना के साथ बहुत दूर घास के सरसब्ज मैदान में टहलता हुआ चला गया था और शादमा मेरे करीब एक अजीब से बोझल अंदाज में बैठी हुई थी। मैंने शादमा को देखा। शायद पहली बार वो मुझे एक अजनबी शक्ल में नजर आई, या फिर ये बादलों का कसूर था जिन्होंने उसके हुस्न को चार चांद लगा दिए, या फिर उसकी अच्छी ज़िंदगी का अतिया था जो इन दिनों उन दोनों को यहाँ आकर मिली थी। शादमा में मुझे एक अजीब सी दिलकशी नजर आई और मैं उसे देखता रह गया। शादमा की निगाहें मेरी जन्म उठी और झुक गई। भाई इतनी खामोश क्यों रहती हैं आप? मैंने सवाल किया। जी बस यूं ही, एक सवाल करूं आपसे शादमा जी, अपने वतन में कुछ ऐसी यादें तो नहीं छोड़ आई जो आपको दुख देती हैं? शादमा ने निगाहें उठाकर मुझे देखा, देखती रही और गारबन समझती रही कि मैं क्या कह रहा हूँ। फिर उसने आहिस्ता से कहा, हाँ अपने वतन में बहुत सी यादें छोड़ आई हूँ, अपना घर, अपना बचपन, अपने बचपन के वाक़यात और वो ज़िंदगी जो रफ्ता रफ्ता बहती रही थी, और फिर बेबसी के वो लम्हात जिन्होंने मुझे दुनिया से बेजार कर दिया। इन तमाम यादों को तो मैं नहीं भूल सकती मंसूर साहब। आप बताइए, क्या आप अपना माजी भूल गए हैं? हरगिज़ नहीं, लेकिन मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ। मैं समझ रही हूँ कि आप क्या पूछना चाहते हैं। क्या वाकई? हाँ, तो फिर बताइए मैं क्या पूछना चाहता हूँ। मंसूर साहब, आप गालबन ये पूछना चाहते हैं कि मैं कोई ऐसी याद जो जीती जागती तो नहीं छोड़ आई जिसके लिए मैं बेचैन हूँ। हाँ, मैं यही पूछना चाहती हूँ। नहीं, ऐसी कोई याद मेरी ज़िंदगी से वाबस्ता नहीं। शायद नौशाद भैया ने हमारे बारे में सब कुछ बता दिया हो। बस नौशाद भाई वहाँ से चले आए। मैं जानती थी कि वो आ गए हैं, और यहाँ से जब उन्होंने हमें रकूमात भेजना शुरू की तो हालात कुछ बेहतर हो गए थे, लेकिन हम मुतमिन नहीं थे, और अब हम बहुत मुतमिन हैं। ये ज़िंदगी हमारे तसव्वुर से भी बाहर की है जो हम गुजार रहे हैं। अब तो यूँ एहसास होता है कि कहीं ये सब कुछ ख्वाब ना हो। ऐसे ख्वाब में अक्सर देखती रही हूँ, लेकिन इन ख्वाबों में ऐसा कोई ज़िंदा वजूद शामिल नहीं जिसकी याद मेरे सीने में कसक रही हो। क्या मैं अपने आप को इसके लिए पेश कर सकता हूँ शादमा? मैंने बराह रास्त कहा, और शादमा भौंचकी सी होकर रह गई। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखती रही। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मंसूर साहब, गालिबन आप फरिश्ते हैं। नौशाद भैया ने कुछ बातें मुझे बताई हैं, भाभी को नहीं। क्या? मैंने चौंक कर कहा। उन्होंने यही बताया मुझे कि वो यहाँ इस मुल्क में भी बेकसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे और बहुत ज़्यादा कसम परसी का शिकार थे कि आप उन्हें मिल गए। आपने उन्हें सहारा दिया और फिर वो तमाम काम हो गया जिसके नतीजे में हम लोग यहाँ मौजूद हैं। ओहो, वो बेवकूफ़ आदमी तुम्हें ये बता चुका है। हाँ, वो मुझ पर बेहद एतमाद करते हैं, लेकिन तुम फरदाना को ये बात नहीं बताओगी शादमान? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि मेरे भैया का वकार भाभी की निगाहों में कायम रहे। ठीक है शादमा, तो फिर मेरी बात का जवाब नहीं दोगी? इंतज़ार कर रही थी कि आप अपने सवालात का सिलसिला तर्क करें तो जवाब दूँ। मैं कह रही थी कि आप फरिश्ते हैं। अगर हैं भी तो ज़ाहिर है ज़मीन पर रहने वाली नाचीज़ मखलूक इस फरिश्ते के काबिल नहीं हो सकती, और अगर आप इंसान हैं तो कम अज़ कम इंसानियत के मेयार पर मैं आपको बहुत बुलंद समझती हूँ, और अपने आप को इस काबिल नहीं पाती कि आपके कदमों में ज़िंदगी गुजार दूँ। जब ये दोनों चीज़ें नाकाबिल यकीन हैं तो फिर ये सवाल ही ख़त्म हो जाता है। शादमा, यकीन और नाकाबिल यकीन का तस्वर तुमने कायम किया है। मेरे ज़हन में एक ख्याल आया था और मैंने सोचा कि इशारों के नाम में बातें करने की बजाय तुमसे बराह रास्त क्यों ना सवाल कर डालूं। अगर तुम किसी भी ऐसी वजह से जो मुझे बताना भी ज़रूरी ना हो ये बात नापसंद करती हो तो बाखुदा मेरे जज्बात में कोई फ़र्क नहीं आएगा, और ना मैं तुम्हें उसके लिए मजबूर करूँगा, बल्कि शायद तुम्हारे मुस्तकबल के लिए फ़ैसला करते हुए मैं अपने आप को नौशाद से आगे पाऊँ। लेकिन ये ख्वाहिश मेरे दिल में बेदार हुई है। उसकी बुनियादी वजह यह है शादमान कि तुम्हारी शख्सियत बहुत अच्छी है। शादमान कि तुम्हारी शख्सियत बहुत अच्छी है। तुम एक संजीदा और पुरवकार लड़की हो जिसके अंदाज में मैंने कोई ऐसी हल्की बात नहीं पाई। बिलाशुबा अगर सच बात पूछो तो मैं खुद तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मेरी शख्सियत में बहुत से दाग लगे हुए हैं। हाँ, अगर तुम इन दागों के साथ मुझे कबूल कर लेती तो मैं अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझता। मंसूर साहब, मैं ये बात तस्लीम नहीं करती कि आपकी शख्सियत पर कोई दाग है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात भी है तो कम से कम आपका जो किरदार मेरी निगाहों के सामने है वो आपके तमाम दाग धो डालता है, और मैं इस हालत में भी पस्त ही रहती हूँ। अगर मुझे भी इन पस्तियों में आ जाने का मौका दोगी शादमान तो शायद मेरी ज़िंदगी भी शादमान हो जाए। इन तमाम बातों के बावजूद आप मुझे इस काबिल समझते हैं? हाँ शादमान,
मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी समझता हूँ, लेकिन मेरी वो पेशकश अब भी है कि मेरे इन तमाम सवालात के जवाब में आखिरी अल्फाज भी ये कह सकती हो कि नहीं, तुम उसके लिए तैयार नहीं हो, और इस नहीं की वजह मैं नहीं पूछूंगा। वजह ही तो कुछ नहीं है। अगर उसके अलावा कुछ होती तो मैं आपकी हिदायत पर अमल करती, लेकिन आप यकीन कीजिए मंसूर साहब कि ऐसी कोई वजह नहीं सिवाय अपनी हैसियत के। तो फिर यह हैसियत मुझे क्यों नहीं सौंप देती? अगर आप हम गरीबों को इतना ही बड़ा मकाम देना चाहते हैं तो आप यकीन कीजिए मैं यही समझूंगी कि हमने ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई नेक काम ज़रूर किया है, शादमा ने कहा, और आखिर में उसके लहजे में शर्म के असरात नमूदार हो गए। शादमा, मैंने इन अल्फाज का मफहूम यह निकाला है कि तुमको इस पर कोई एतराज़ नहीं। जो मैं चाहता हूँ, अब भी अगर मैं ये गलतफहमी का शिकार हूँ तो खुदारा मुझे बता दो। नहीं, आप किसी गलतफहमी का शिकार नहीं हैं। तो बस ठीक है, हम लोग इश्क मोहब्बत की बातें नहीं करेंगे। ये सारी बातें हम उस वक़्त करेंगे जब हमारी ज़िंदगी यकजा हो जाएगी। मैं पूरे एतमाद के साथ इस सिलसिले में नौशाद से गुफ्तगू करूँगा, और अगर नौशाद तुमसे पूछे तो ज़ाहिर है कि तुम भी मेरी मदद करोगी। शादमा ने कोई जवाब नहीं दिया। खाला शहादत टहलती हुई उधर आ गई थी। ए मट्टी मारे, ये कहाँ ले आया तू मुझे? इन कम बख्त मारियों को देख कर मेरा दिल हौल जाता है। हाय शर्मो हया तो सब कुछ उठाकर कंधे पर डाल ली। आखिर इनके भी तो माँ बाप होंगे, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है इस दुनिया में। हाँ खाला, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तो फिर भैया मुझे घर पहुँचा दो। मुझे ऐसी जगह मत लाकर, मैं तो अब छत पर भी नहीं आऊँगी। देख देख कर आंखों की रोशनी ख़त्म हो जाती है। ठीक है खाला, अब हम घर चल रहे हैं, मैंने पुरमसरत लहजे में कहा। शादमा के इकरार ने न जाने मेरे दिल पर क्या असर किया था। दर हकीकत ज़िंदगी के इस रंग को भी मैं अपना लेना चाहता था। मैंने कभी किसी और ज़िंदगी की ख्वाहिश नहीं की, बस इंसानों की तरह जीना चाहता था। और ये लम्हात जो मुझे मैसर हुए, मैं उन्हें अपनी ज़िंदगी का हासिल करार देता था। कभी कभी तन्हाइयों में बैठकर मैं अपने बदन के मुख्तलिफ हिस्सों को नोचता खसोटता रहता कि कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। ना जाने क्यों अपने इस खुशबख्ती पर यकीन नहीं आता था। इस तज़किरे के बाद शादमा की आंखों में जो हया पैदा हो गई थी, वो उसकी शख्सियत पर चार चांद लगा देती थी। मैंने और भी बहुत से काम किए, और मैंने नौशाद को काफ़ी बड़ी रकम देकर कहा था कि फरदाना को इतनी शॉपिंग कराए कि फरदाना का दिल भर जाए और उसकी तमाम हसरतें पूरी हो जाएं। नौशाद चौंका। अब मेरी इन तमाम मोहब्बतों को सच्चाई से कबूल कर चुका था, इसलिए उसने एतराज़ नहीं किया। शादमा और फरदाना को बेशुमार जोड़े सिलवा कर दिए गए। उन्हें और बहुत सी चीज़ें दिलवाई गई थी, जिससे कम से कम फरदाना बेहद मुतासर नजर आई। खाला शहादत बेचारी मसलसल उलझनों और परेशानियों का शिकार रही थी। यहाँ का तर्ज ज़िंदगी उन्हें बिल्कुल नापसंद था। वो अपनी खोली को याद करती रहती। वैसे नौशाद भी उन्हें बड़ी तरकीब से लाया था। उसने खाला शहादत को सिर्फ मेरा हवाला दिया था और कहा था कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। खाला शहादत मेरा नाम सुनकर बेकौल नौशाद के बुरी तरह बेचैन हो गई, और उन्होंने ये भी ना पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ। बस गालियाँ देती रहती, मुझे कोसती रही थी और रोती रही थी। फिर वो नौशाद के साथ चल पड़ी, मगर जहाज़ में बैठते हुए उन्होंने बड़ी परेशानी का इज़हार किया था और बड़ी मुश्किल से उन्होंने जहाज़ का यह सफ़र किया था। नौशाद ने इस सिलसिले में सारे वाक़यात बड़े हंस कर मुझे बताए थे, लेकिन खाला शहादत के सामने नहीं। वो शायद उसे भी गालियाँ देने से बाज ना आती। मेरे सिलसिले में उनका रवैया वही था, बात बात पर तनकीद, बात बात पर टोकना। अलबत्ता घर के अंदर का माहौल बहुत ही खुशगवार था। सबसे दिलचस्प मसला मिसेज़ पॉल के साथ पेश आया। फरदाना और शादमा ने मिसेज़ पॉल से खूब दोस्ती गांठ ली। वो थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी बोल लिया करती थी। पढ़ी लिखी लड़कियां थी, लेकिन अंग्रेज़ी बोलने में महारत नहीं थी। अलबत्ता खाला शहादत को अंग्रेज़ी के नाम लठ भी नहीं आता था। एक दिन वो मिसेज़ पॉल से उलझ पड़ी। ए बीबी, ये तुमने क्या अपना हुलिया बना रखा है? मैं कहती हूँ अपनी उम्र को देखो और अपनी हरकतों को देखो। ये पिंडलियाँ क्यों खुली हुई हैं तुम्हारी? बीबी घर की नौकरानी हो, अब भी मेम बनने की कोशिशों में मसरूफ़ रहती हो। खुदा से डरो, आकबत को याद करो, कब्र के अजाब से डरो। ये नंगी पिंडलियाँ तुम्हें सीधी जहन्नम में ले जाएंगी, क्या समझी? बेचारी मिसेज़ पॉल इन बातों को कुछ भी नहीं समझी थी। वो परेशानी से खाला शहादत की शक्ल देखती रहीं। देखो, जितनी उम्र है उतने फैशन करो, बड़ी जवानी टूट पड़ रही है तुम पर। मैं कहती हूँ कि कभी झुर्रियों पर बड़े चेहरे को भी देखा कर। ओ नो, मिसेज़ पॉल ने परेशानी से कहा, और इस वक्त मैंने मिसेज़ पॉल की मदद करना ज़रूरी समझा और मैंने खाला शहादत से कहा, खाला शहादत, ये मिसेज़ पॉल का लिबास है।
यहाँ के लोग ऐसा ही लिबास पहनते हैं तो फिर वक्त से पहले जहन्नम में चले जाएंगे, ऐसे ही लिबास पहनते हैं। अरे मैं कहती हूँ कि इन बड़ी बीबी को समझाओ। खाला शहादत, आप मिसेस पाल को परेशान ना करें, वो बेचारी बहुत नेक सूरत औरत हैं। और हाँ, मैं तो जैसे हराफा हूँ पूरी। अरे तुमने मुझे क्या समझा है? भिजवा दो मुझे मेरे घर, मैं नहीं रहने की यहाँ। नहीं खाला, यहीं रहेंगे, आप हमेशा हमेशा मेरे साथ रहेंगी। मैं मिसेस पाल से कह दूंगा कि वो ज़रा नीचा लिबास पहने। मैं मिसेस पाल को अपने साथ लेकर किचन की तरफ चल पड़ा और मैंने हंसते हुए कहा कि मिसेस पाल, आप इन खातून की बातों का बुरा ना माना करें। ये बस बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा होने की वजह से ज़हनी तौर पर कुछ माजूर हो गई हैं। मगर मिस्टर मंसूर, मैंने उनकी कौन सी बातों का बुरा मानूं? उनकी बातें तो मेरी समझ में आती ही नहीं। वाह, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर ये कुछ उल्टी सीधी बकवास किया करें तो आप बस खामोश हो जा करें। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है, मगर वो कहती क्या हैं? मैंने मिसेस पाल को खाला शहादत के एतराज़ के बारे में बताया तो बुरी तरह हंसने लगी। ओह, उन्हें मेरे लिबास पर एतराज़ है, लेकिन मैं उसे बुरा नहीं समझती मिस्टर मंसूर। वाकई उम्र की एक मंजिल में आने के बाद इंसान के अंदर कुछ रख रखाव पैदा होना चाहिए। मैं यूँ करूँगी कि अब बिल्कुल नीचा लिबास पहना करूँगी। मिसेस पाल, आप बहुत ग्रेट हैं। नहीं मिस्टर मंसूर, अच्छी बातों को अपना लेने में कोई हर्ज नहीं होता। मिसेस पाल ने वाकई दूसरे दिन लिबास के सिलसिले में खाला शहादत को मुतमिन कर दिया। हाँ, अब कुछ ढंग की लग रही हो, ऐसे ही बनी रहा करो, अच्छी लगती हो, पता लगता है कि बुजुर्ग हो। खाला शहादत ने मुतमिन अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। ज़िंदगी ज़ाफ़रान ज़ार बन गई। फरजाना के अंदर भी नुमाया तब्दीली पैदा होती जा रही थी। नौशाद की तो रंगत ही बदल गई। मैं उन्हें खुश देखता तो मेरी खुशियों में इजाफा हो जाता और मैं बाद औक़ात सोचता कि शायद इन्हीं की तकदीर में मुझे भी सही रास्तों पर लगा दे, वरना मेरे साथ तो बड़ी मुसीबतें चिपकी रहा करती थीं। कई बार रामीज़ का ख्याल भी आया और वह मनहूस रूह शायद मुझसे दूर हो गई है। वैसे भी मैं जानता था कि बुराइयों में वो हमेशा हाजिर रहता था, लेकिन जहाँ मैंने कोई ढंग का काम किया उसकी मुसीबत मुझ पर नाज़िल हो गई। अलबत्ता इस बार सब खैरियत नज़र आ रही थी और इससे भी खौफज़दा रहता था, लेकिन ये सारी बातें मैं किसी को बता भी नहीं सकता था। बेचारे नौशाद की तो आज तक ये जुर्रत नहीं हुई कि वो मुझसे मेरे माजी के बारे में तफसीलात मालूम कर सके, और कोई ऐसा था नहीं जो मुझसे मेरे बारे में पूछता। बस अब ये घर मेरी इन उम्मीदों और आरज़ुओं की मुकम्मल तस्वीर बनता जा रहा था और मैं सबसे हसीन चीज़ शादमा की हज़ार बार आंखें थीं। लेकिन अभी इस सिलसिले में नौशाद से कोई गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा था। खौफज़दा था कि कहीं वो मेरी नीयत के बारे में मशकूक ना हो जाए। हालांकि अगर वो सोचता तो दर हकीकत मेरी नीयत में कोई फतूर नहीं था, क्योंकि इस वक्त जब मैंने उसके साथ ये सब कुछ किया था, ना तो मैंने शादमा को देखा था, ना मेरे ज़हन में ऐसा कोई तसव्वुर था। मैंने सोचा कि पहले नौशाद को उसकी ज़िंदगी के सही रास्तों पर लगा दूं ताकि वह मुतमिन हो जाए, और उसके बाद उस पर अपनी ख्वाहिश का इजहार करूं। चुनाचा एक शाम मैंने उससे कहा, हाँ भाई नौशाद, सुनाओ, कुछ इत्मीनान कलब नसीब हुआ? जवाब में उसके चेहरे पर नियाज़मंदी के सार फैल गए। मंसूर भाई, इसके जवाब में मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे पास अल्फाज ही नहीं हैं। हाँ, नहायत आर्जी से एक दरख्वास्त ज़रूर करना चाहता हूँ। क्या? मुझे दफ्तर में मेरी जिम्मेदारियाँ सौंप दी जाएँ ताकि उन्हें समझ कर मैं उन्हें पूरा कर सकूँ। ठीक है मिस्टर नौशाद, कल हम दफ्तर चल रहे हैं, मैंने कहा, और नौशाद खुशी से खिल उठा। उसके बाद उसकी खुशियाँ काबिल दी थी। न जाने रात को सो भी सका था या नहीं। फरजाना से उसने न जाने क्या कहा था। दूसरे दिन मैं उसे लेकर चल पड़ा और मैंने पूरे दफ्तर में उसका तारफ़ कराया और दफ्तर के लोगों को पूरी तरह दफ्तर के नए जनरल मैनेजर के बारे में बता दिया था। चुनाचा उसका बेहतरीन इस्तकबाल किया गया। नौशाद के लिए एक उम्दा दफ्तर भी तैयार कर लिया गया, जिसमें दाखिल होते हुए उसके कदम काँप रहे थे। आफस के दरवाजे पर उसके नाम की तख्ती आवीदा थी। बिल आकर वह अपनी सीट पर बैठ गया। जब दूसरे लोग बाहर चले गए तो मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, क्या ख्याल है नौशाद, कैसा लग रहा है? पागल हुआ जा रहा हूँ और मुझ पर यकीन नहीं था, अपनी तकदीर पर यकीन नहीं आता, उसने कहा, और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और ख़ुद मुझ पर भी यही कैफियत बेच चुकी थी। मैंने कहा, तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए नौशाद। हाँ, मैंने यकीन कर लिया है, उसने लड़ती हुए आवाज़ में कहा। आपने मेरे लिए, मुझ बेकार इंसान के लिए बहुत कुछ किया है मंसूर साहब। ये कहने से काम नहीं चलेगा मिस्टर नौशाद, आपको इस इदारे के लिए कारआमद बनना होगा। नौशाद, जिन 5 अफराद से मैंने तुम्हें खसूसी तौर पर मिलाया है, ये तुमसे पहले यहाँ वो तमाम जिम्मेदारियाँ अंजाम देते रहे हैं जो अब तुम्हें अंजाम देनी है।
पांचवा, अब तुम्हारे मताहतों के सियत से काम करेंगे। मैंने उन्हें हदायत कर दी है कि ये तुम्हें पूरी तफसील से उन कामों के बारे में बताएं। बेहतर है, उसने जवाब दिया, और फिर मैं अपने ऑफिस में चला गया। शब रोज़ यूँ ही गुजरते रहे। शादमा के अंदाज में अब एक गहरी अपनायत पैदा हो गई और वह बहुत खुश रहने लगी। खाला शहादत से उसकी खूब छनती थी, क्योंकि वो एक बाहया लड़की थी और मेरा वो ख़ास तौर से ख्याल रखती। फिर एक दिन मैंने नुशाद पर दिल का हाल खोल दिया और मैंने उससे पुर एतमाद लहजे में कहा, नुशाद, इस घर की हसीन फ़ज़ा में तुम लोगों की आमद के बाद फूल ही फूल खिल गए हैं और उसमें घर की खुशियों में एक और इजाफ़ा करना चाहता हूँ। क्या मंसूर भाई? मैं शादमा से शादी करना चाहता हूँ, मैंने कहा, और नौशाद शादी मर किसी कफ़ियत का शिकार हो गया और फिर रो पड़ा। और क्या कह दोगे मुझे मंसूर भाई? तुम्हारी इन एहसानात का बोझ उतारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और मैं तुम्हें इतनी इज्जत दोगे, क्या हम इसी काबिल हैं? तुम लोग मेरे वजूद का एक हिस्सा हो नौशाद, अगर मुझे इस काबिल समझो तो ये इज़्ज़त मुझे बख्श दो। मंसूर भाई, मैं शादमा को तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ में देकर फ़ख्र महसूस करूँगा। अगर ऐसा हो जाए मंसूर भाई तो, और ऐसा हो गया। सब भी खुशी थे। खाला शहादत, फरजाना, नौशाद और शादमा। हिजला अरूसी में वो सिमटी सुकड़ी बैठी थी। शादमा और मैंने जज्बात भरी आवाज़ में कहा, मेरी ज़िंदगी की कहानी बड़ी अनोखी है, लेकिन अब तुम्हारे वजूद में खोकर मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ, और तुम्हें शादमान, तुम्हें मेरी मदद करना होगी। शायद सुकून के लिए मैं तुम्हारे कदमों की आहट का मुंतज़िर था। शादमा मुस्कुरा दी और ये मुस्कुराहट मेरे वजूद में फूल की तरह खिल गई। उमंगों भरी रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगी, लेकिन हर लम्हा यही दड़का लगा रहता कि खाला शहादत दूध का बर्तन लिए गरजती बरसती मेरे कमरे में मौजूद होंगी, और मेरे ना उठने पर यह दूध का बर्तन मेरे सर पर मारकर यह हसीन ख्वाब तोड़ देंगी। मगर अब यह ख्वाब नहीं, एक हकीकत थी कि मैं और शादमा, नौशाद, फरदाना और खाला शहादत एक पुरकशिश ज़िंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।